अस्सलामुअलैकुम, जुम्मा मुबारक, नया दिन मुबारक। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं महक असलम। गुड मॉर्निंग जनाब। जब जुम्मा आता है तो बस दिल करता है अब तो हैप्पी छुट्टी या छुट्टियां आने वाली हैं, जो भी मिल जाए ना। कभी कभी होती है छुट्टी, कभी कभी होती है छुट्टियां। हाँ ना, जो भी मिल जाए। मैंने कहा देखिए, जब अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा मेहरबान है तो 2 छुट्टियां मिल जाती हैं। लेकिन अब होने ये जा रहा है कि शायद हुकूमत मेहरबान नहीं नज़र आ रही, क्योंकि जो खान साहब कहते थे ना कि घबराना नहीं है, तब मेरा मशवरा ये कि थोड़ा सा घबरा लें, क्योंकि नए बजट में टैक्सेस का तूफान आने वाला है। और ये खदशा इसलिए जाहिर किया जा रहा है क्योंकि हुकूमत ने IMF के साथ सालाना टैक्स का अहदा 1272 अरब रुपए बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। अब आप सोचें कि शरह नमू कहाँ जाएगी? बिजली गैस महंगी होगी, टैक्स छूट खत्म हो जाएगी, 17% स्टैंडर्ड GST नाफिज किया जाएगा। IMF को स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का बिल पार्लियामान से सितंबर तक मंजूर कराने और नेपरा ओगरा को टैरिफ में बर वक्त इजाफे का इख्तियार देने की यकीन दहानी करा दी गई है। यानी हमें मेंटली तौर पर शायद ये कहा जा रहा है कि अब तैयार हो जाएं कि अब आने वाला बजट अवाम दोस्त बजट नहीं होगा, क्योंकि जब भी बजट पेश किया जाता है उसके बाद मुझे लगता है कि हर तरफ सवाल ये क्यों होता है कि क्या ये अवाम दोस्त बजट था? गुज़श्ता कई सालों से पाकिस्तानी अवाम को अवाम दोस्त बजट नहीं मिला। क्या वाकई बजट का इंतज़ार करती है अब अवाम? क्योंकि बजट आने से पहले ही मिनी बजट्स आते रहते हैं, महंगाई का तूफ़ान बढ़ता चला जाता है। अब तो ये मामला है ही नहीं कि जून आएगा, जुलाई आएगा तो बजट आएगा, उसके बाद हालात किस रुख को जाएंगे इस पर बात होना बड़ी दूर की बात लगती है। अब महीना हो, कोई भी दिन हो, कोई भी हफ्ता हो, कोई भी हुकूमत वही है, काम वही है, महंगाई है कि वो बेकाबू होती चली जा रही। जब भी हो सवाल कि भैया चीनी महंगी क्यों हो गई? पिछले वाले। गंदम महंगी क्यों है? पिछले वाले। सब्जी महंगी क्यों? फल महंगा क्यों? ज़िंदगी जीना महंगा क्यों? जवाब यही है, पिछले वाले। एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने क्या कहा? कर्ज़ों का बोझ मुल्की तरक्की में बड़ी रुकावट है, और वो कहते हैं कि उनकी हुकूमत ने 35,000 अरब रुपए कर्ज वापस कर दिए। लेकिन साथ साथ एक अच्छी खबर ज़रूर उन्होंने सुनाई, वो ये है कि FBR ने रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया है। ये भी बताया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री तेज़ी से फ़रोग़ पा रही है। तामीराती सनत आज रिकॉर्ड पर पहुँच चुकी है। सीमेंट की धड़ाधड़ फरोख्त हो रही है। 2 डैम्स बन रहे हैं। ML1 मंसूबा संगे मील साबित होगा, यानी ML1 अपग्रेडेशन मंसूबा। अब वज़ीर-ए-आज़म का ख्वाब है कि कच्ची आबादियों को मालिकाना हुकूक दिए जाएं। ये बहुत अच्छा एक कदम है, लेकिन अगर ये बात ही है सिर्फ, और ऐसे में गुज्जर नाला हो, औरंगी नाला हो, वो नाले हो जहाँ पर रहने वाले आज बेघर हैं, तो फिर वो सवाल करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म का ये जो ऐलान है ये किसके लिए है? जो बेघर हो रहे हैं, जिनको घर नहीं मिल रहा, जिन्हें मुतबादिल रिहाइश नहीं मिल रही, वो कहाँ जाएं खान साहब? उनके लिए भी कोई प्लान होना चाहिए। वो सिर्फ खान साहब ने नहीं करना, ज़ाहिर है वो सूबाई हुकूमतों ने भी करना है। बिलावल भुट्टो साहब को भी इसको देखना होगा, मुराद अली शाह साहब को भी इसको देखना होगा कि जहाँ जहाँ पर भी लोग बेघर हो रहे हैं उनको घर मिलना चाहिए। बिल्कुल। जब हम औरंगी नाले या फिर गुज्जर नाले की बात करते हैं तो हमने देखा जब तजावुज़ात गिराने का मामला आता है तो वो हुक्म तो सादिर हो जाता है, लेकिन जिनके घर गिराया जाता है, मिसमार किए जाते हैं, उनके पास मुतबादिल रिहाइश का कौन सी है? ये मेरे ख्याल से सबसे पहले सोचना और इस चीज़ को अव्वलीन तरजीहात में शामिल करना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि हम ये सोचें कि अच्छा नाले पे जो तजावुज़ात हैं उसको गिरा दिया जाएगा, मिसमार कर दिया जाएगा तो इलाका वाज़े तौर पर बेहतर ही अच्छा नज़र आएगा, और जो सफरी सहूलियात के लिए भी अगर ये किया जा रहा है तो वो बेहतर होगी। लेकिन वो लोग जिनका गुजर बसर या फिर जिनकी रिहाइश वो है, फिर वो कहाँ जाएंगे? तो जनाब आगे बढ़ते हैं, और वो लोग भी कहाँ जाएंगे जो एहतियात नहीं कर रहे, वो फिर बेचारे कोविड उन्हें हो जाएगा और वो फिर वो महक कोसेंगे फिर भी हुकूमत को। वो यही कहेंगे हुकूमत कुछ नहीं करे। भैया हुकूमत कर रही है, आप नहीं कर रहे, एहतियात आप नहीं कर रहे। यहाँ पर आप एहतियात नहीं करें। अगर आप एहतियात करेंगे तो बहुत सारे लोगों की जिंदगियां आपकी वजह से महफूज होंगी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस मजीद 105 अफराद की जिंदगियां निकल गई। यानी महक पिछले 5-6 दिनों से हम रोजाना क्या शेयर कर रहे हैं, 100 से ज्यादा डेथ्स हो रही हैं। अब वही बात है ना, देखें और जब हम एहतियात नहीं करेंगे तो ये बढ़ती जाएंगी। 5312 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। मस्बत केसेस की शरह 9.66% रही है, और मुल्क में अब तक सामने आने वाले कोरोना केसेस 7,08,029 हो गए हैं। और अगर हम एक्टिव केसेस की बात करें तो उनकी तादाद 53,127 हो गई है। यानी अब जैसे कह रहे थे कि पहली या दूसरी वेव इतनी खतरनाक जितनी तीसरी, ये खतरनाक से भी ज्यादा खतरनाक है। और अभी आप इस बात का भी तयन नहीं कर सकते कि ये पीक टाइम है या नहीं। एग्जैक्टली, अभी भी हम पीक की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी आप देखें कि 5,000 से प्लस केसेस इस वक्त रिपोर्ट हो रहे हैं। जिस तरह महक आपने कहा कि 9.86% इस वक्त पॉजिटिविटी रेशो है।
8% से जब बढ़ जाता है, लॉकडाउन का फैसला होता है, फिर एहतियात आप नहीं करते, सवाल हुकूमत से करेंगे कि लॉकडाउन ना लगाओ, हमें जीने दो, हमारी जो सेक्टर्स हैं उनको बंद ना करो, फिर लेकिन एहतियात नहीं करेंगे तो फिर ऐसे मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे। अल्लाह करे ऐसा वक्त ना आए, अल्लाह करे ऐसा वक्त ना आए, लेकिन जो हालात हैं वो उस तरफ जा ज़रूर रहे हैं। अच्छा जी, एक और वाक़या कराची से, उसका भी जिक्र कर लेते हैं। एक ऐसा वाक़या पेश है जिसने सबका दिल दुखाया, सबका दिल खून के आंसू रोया। वो मनाजिर कुछ ऐसे थे। 2 डाकू एक दुकान में घुसते हैं, डकैती की कोशिश करते हैं। चंद हज़ार रुपए तनख्वाह लेने वाला गार्ड, उसने कैसे इस डकैती को नाकाम बनाया? जान पर खेल कर नाकाम बनाया। डाकू ने गार्ड को गोली मारी, गार्ड सड़क पर पड़ा रहा, बार बार उठता था, कोशिश करता था। आसपास के लोग उस वक्त नजर नहीं आते, ज़रा वो माहौल ऐसा होता है, डर खौफ होता है, सब लोग बचने की कोशिश करते हैं, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हम किसी तरह बच जाए, ठीक है बाद में देख लेंगे क्या हुआ। लेकिन जब हम बात करते हैं कि आप किसी की मदद के लिए आगे बढ़ें तो ये हर मौके पे हमें सोचना चाहिए। अगर हम उस गार्ड की बात करें तो खुशकिस्मती से वो बच गया, और आज इसी मौजू पर हम बात करेंगे। हमारे साथ समाजी कारकुन ज़फ़र अब्बास साहब मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे कि जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो कंपनी की क्या जिम्मेदारी होती है और क्या गार्ड्स को हम वो सहूलियत दे पाते हैं अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कि एक गार्ड जिसकी तनख्वाह हज़ारों में है, चंद हज़ार में होती है, और क्या उसके पास वो सहूलियत होती है कि वो इतनी बड़ी जगह को महफूज रख सके या मुकाबला कर सके। इस पर आज हम तफसीलन बात ज़ाहिर है कुछ काम इदारों का भी है कि वो ऐसा माहौल पैदा करें अमन व अमान का, और कुछ काम उन इदारों का भी है जिन्होंने नौकरियाँ देनी है ताकि लोग क्राइम की तरफ ना बढ़ें। जब बात है नौकरी की, क्या आप जानते हैं कराची में इस वक्त मिनिमम सैलरी किसी शख्स की क्या है? मुझे पता है 60,000 रुपए। अब आप हैरान हो क्योंकि मैं क्या बात कर रहा हूँ कि कौन से वो शख्स कुछ नहीं करते लेकिन 60,000 रुपए कमाते हैं, भिखारी हैं ये, रोज़ाना 2-2 हज़ार रुपए कमा लेते हैं। कोई ऐसा है कि रिक्शे में जाता है, कोई ऐसा है जैसे बाइक लेने आता है, कोई ऐसा है कि वो 2-2 हज़ार रुपए रोज़ाना जाके किसी को देता है। ये सब हो क्या रहा है? और ये रमज़ान से पहले क्या ट्रेलर है, क्या रमज़ान से पहले रमज़ान की तैयारी है कि रमज़ान में कैसे इकट्ठा करना है, क्या टैक्टिक्स अप्लाई करने हैं, लोगों का दिल पसीज जाए, लोग अपनी जेब से पैसा उनको दे जाएं, कौन सा जुमला ऐसा बोलना है, कौन सा एक्ट ऐसा करना है, कहाँ पर बैठना है और किस तरह से बैठना है, मांगना किस तरह से है, ये सब कुछ इस वक्त कराची में हो रहा है। 2,000 रुपए एवरेज एक भिखारी कमा रहा है। और आपने कहा ना जैसे रिक्शे में आते हैं या बाइक्स पर आते हैं, उन्हें लेकर जाते हैं। मैंने तो कुछ ऐसे भिखारी देखे हैं जो गाड़ियों में आते हैं, और ये हमने अपने चैनल पे रिपोर्ट किया था कि गाड़ी में बैठते हैं वो, और बड़ी कोई लेविश किस्म की गाड़ी होती है एसी वाली, और वो जाते हैं अपने घर पे उतरते हैं, फिर अगले दिन उसी गाड़ी में आते हैं और अपने मखसूस जगह पर। और दूसरी बात ये इन्होंने एरियाज बांटे हुए होते हैं कि अच्छा ये मेरा इलाका है, तो ज़ाहिर है वो 60,000 में आराम से पेट्रोल का निकल आता है। ये मेरा इलाका है और इस इलाके में कोई दूसरा भिखारी नहीं आ सकता। तो ये जाहिर सी बात है एक माफिया भी है, और ये ऐसे लोग हैं जिनकी जितनी पकड़ होती है ये उतने ही ताकतवर तरीके से। और क्या सिर्फ माफिया, ये भी एक सवाल है, ये भी तो हो सकता है कि अभी सिर्फ इंडिविजुअल एक्ट्स हो रहे हो क्योंकि उनको पता है कमाने का आसान। लेकिन देखिए शुएब, अगर कोई सड़क पे से मांग रहा है या सड़क पे जो हमारे मुहाफिज खड़े उन्हें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर होती है, उनके ऊपर किसी ना किसी का हाथ जरूर होता है। देखिए हमें वो अहलकार तो नजर आते हैं जो हम गाड़ी पार्क करके जाएं 2 मिनट में वो उठा के ले जाते हैं, हम फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं तो वो सामने से पकड़ लेते हैं। लेकिन बहुत से इदारे ऐसे जिनका एक काम है कि वो देखें ये भिखारी कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं और क्यों इस तरह से हो रहा है, वो काम कर रहे हैं या नहीं, इस पर भी सवाल है। इस पर भी सवाल है। तो जनाब आगे बढ़ जाते हैं। अब ज़रा हमने ये इतने सारे सवाल उठा लिए हैं, एक और सवाल उठाते हैं सियासी मैदान से कि क्या 2 दोस्त बड़े पक्के बेस्ट फ्रेंड, वो बचपन नाम लिखते हैं बेस्ट फ्रेंड वाला आप लिखें ऐसे, वो वाले बेस्ट फ्रेंड क्या अब अलग होने जा रहे हैं, उनकी राहें जुदा हो जाएंगी? क्या इमरान खान के दोस्त ने वाकई अपने रास्ते अलग करने का हतमी फैसला कर लिया? हम बात करें जहांगीर तरीन। इमरान खान साहब के दोस्त ने अलग होने का फैसला कर लिया या कि इमरान खान साहब ने अलग होने का फैसला? देखिए उन्होंने ये बात जहांगीर तरीन साहब ने 2 दिन पहले जो गुफ्तगू की थी, उन्होंने ये वाज़ेह तौर पे कहा था कि मुझे मजबूर ना किया जाए। तो उन्हें मजबूर किया गया ना, वो तो चाहते थे दोस्ती रखूं मैं, वो कह रहे हैं जी मुझे मजबूर किया गया, हाँ मुझे मजबूर किया गया तो अब मैं मजबूरी में ये कर लूंगा। और इस पर पीपल्स पार्टी ने बहुत बातें की, उन्होंने कहा जी कि जहांगीर तरीन साहब हमसे राबता करें, खैर इसकी उन्होंने तरदीद की है। हम ख्याल ग्रुप और टिकट होल्डर्स को जहांगीर तरीन ने आज अपने घर इशाइये पर बुलाया है। ज़रा ये कहते हैं कि कई अरकान असम्बली जहांगीर तरीन से राबते में भी हैं। अगली पेशी पर 35 से 40 मेंबरान असम्बली जो हैं वो जहांगीर तरीन के साथ अदालत आएंगे।
कल भी हमने बात की थी कि जहांगीर तरीन साहब ने बड़ा ही इम्पोर्टेंट उनका रोल रहा है 2018 के इलेक्शन में, क्योंकि वो जो जहाज़ खाली जाते थे वो भर के आते थे तो वो उसके ड्राइवर जहांगीर तरीन साहब ही होते थे। या वज़ीर आज़म की जब भी कोई गाड़ी, जब उनकी गाड़ी किसी अहम मकाम पर जानी थी तो जहांगीर तरीन साहब उसके ड्राइवर, हमने देखा कि गाड़ी को वो ड्राइव करते थे, फ्रंट सीट पर वो बैठे हुए होते थे। इसी तमाम तर मामले पर आज हमने बात करने के लिए मधु के मुशीर इत्तलात पंजाब साशरी कवान साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी। आप अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कहिएगा, बहुत पक्के दोस्त जहांगीर तरीन साहब और खान साहब, क्या लग रहा है कि जहांगीर तरीन और पंजाब हुकूमत क्या बुनियाद हिल सकती है ऐवान की? क्योंकि जहांगीर तरीन साहब ने उस दिन जब गुफ्तगू कर रहे थे बहुत बरमला कह दिया कि मुझे छेड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा तहरीक इंसाफ को, और राजा रियाज ने भी ये कहा कि पंजाब गवर्नमेंट को बनाने में जहांगीर तरीन साहब का किरदार बहुत अहम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहांगीर तरीन साहब एक मंजे हुए सियासतदान हैं और हमेशा सियासत के मैदान में उन्होंने फ़हम और फरासत से अपने हरीफों को किया और जो उनके खलीफ हैं उन्हें हमेशा तक़वियत दी है, सपोर्ट किया। तो इस वक्त जो जहांगीर तरीन के हवाले से बयानिया चल रहा है, यकीनन जहांगीर तरीन की जो पार्टी के लिए खिदमात हैं और जो उनका एक किरदार रहा है वो काबिल सताइश है। लेकिन जो इस वक्त चैलेंज है हमारे सामने वो चीनी के हवाले से जो रूल्स बनाए गए, रिफॉर्म्स की गई, रेगुलेशन इम्पोज की गई और इन तमाम इक़दामात का वाहिद मकसद आवाम को सस्ते दामों चीनी की फराहमी को यकीनी बनाना है। और उस कानून की जद में जो साबका दवार में बड़े बड़े नाम आए, हमारे सियासी हरीफ आते रहे, उसमें अनफॉर्चुनेटली तरीन साहब की शक्ल में और हमारे मिनिस्टर फिनांस पंजाब और अल्टीमेटली खुसरो बख्तियार साहब, इनकी मिलों के हवाले से भी, शुगर मिलों के हवाले से भी बहस होती रही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक इनिशिएटिव पब्लिक इंटरेस्ट में एज अ गवर्नमेंट लेते हैं और हमेशा के लिए रूल्स, SOPs और मैकेनिज़्म एक तय करते हैं। और जो गैप था इससे पहले, कंपटीशन कमीशन जो एक रेगुलेटर था जिसको ये काम करना था, वो सूबाई सतह पे अपना ये काम नहीं कर रहा था, तो सूबाई हुकूमत को आगे बढ़ के ओनरशिप लेनी पड़ी और वफाकी हुकूमत जो इससे पहले हो रहा था उसकी तहकीकात करने के लिए वज़ीर आज़म के हुक्म पे मुतहरक हुई। इसका टारगेट ना कोई शख्सियत है, ना कोई इंडिविजुअल है और ना कोई सियासी जमात है। ये अक्रॉस द बोर्ड एक ऐसा फेलियर जो ओवरऑल सिस्टम के साथ जुड़ा रहा, उसको हम ना सिर्फ बेहतर बना रहे हैं, उसको गैप को फिल कर रहे हैं, वो जो शॉर्ट कमिंग्स थी उनको दूर कर रहे हैं और उसके साथ साथ आइंदा इस किस्म के घिनौने किसी भी इकदाम को रोकने के लिए पुरजोर कानून साजी जो एक हक था आवाम का, वो करके हम उनके आइनी और कानूनी जो राइट्स हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। तो उसमें जहांगीर तरीन साहब की ज़ात या किसी और की शख्सियत इन्वॉल्व नहीं है, रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है। और वज़ीर आज़म इसमें रियासत मदीना के हवाले से जो उनका कॉन्सेप्ट है कि हक में वक्त जो होता है वो अवाम को जवाब दे होता है, और जब आप अपनों की तरफ अगर कोई उंगली उठती है तो आप उनसे सवाल नहीं करते, तो ये भी इंसाफ के कत्ल के मुतरादिफ है। और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए हम ये समझते हैं कि जो अदालती प्रोसेस है, जो इंक्वायरी प्रोसेस है, जो इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस है, वो उसको हतमी अंजाम तक पहुंचना चाहिए, ताकि जहां कहीं भी कोई मिसमैनेजमेंट हुई है, इंटेंशनली किसी ने कोई ऐसा दानिस्ता काम किया जिसका मकसद अवाम को तकलीफ़ देना था और उसकी जद में अवाम ने मुश्किलात भुगती हैं, तो उसका तदारक और इसके पीछे कोई और ना सियासी अज़ाइम है
और ना कोई टारगेट करके किसी को विक्टिमाइज। ठीक है, आप कहते हैं पोजीशन नहीं है, लेकिन जहांगीर तरीन साहब कहते हैं कि इंसाफ चाहिए, तरीके इंसाफ से इंसाफ चाहिए। जब वो ये बात कहते हैं तो उनके हम ख्याल लोग भी सामने आते हैं। खुर्रम लगारी साहब ने कहा कि 30 से 35 MPs जो हैं वो उनके साथ हैं। इसके साथ साथ कल ही सलमान नईम साहब ने नदीम मलिक साहब को कहा कि 40 अरकान जा सकते हैं जहांगीर तरीन साहब के साथ अदालत। ये जो 30 से 35, 35 से 40 MPs की बात हो रही है, पंजाब हुकूमत की बात हो रही है, ये फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, बन चुका है, हो क्या रहा है? खुर्रम लगारी साहब ने इससे पहले भी कुछ दावे किए थे और कुछ अरसे बाद फिर वो आके चीफ मिनिस्टर पंजाब से मिले थे। तो ये उनकी ख्वाहिशात में मबनी एक बयानी है जो कुछ दिनों बाद वो मार्केट में फेंकते रहते हैं और फिर वो उसको समेट भी लेते हैं। हमारे वो भाई हैं और उनको अच्छी बात है कि अगर उनके साथ 35 लोग हैं तो ये तो PTI की स्ट्रेंथ है और हमें तो खुश होना चाहिए कि PTI के अंदर एक यंगस्टर MNA और MPs जो हैं वो इतने मुतहरिक और फ़ाल हैं कि वो पाकिस्तान की और सूबे की बेहतरी के लिए काम करने के लिए पुरज़म है। तो ये उस्मान बुज़दार साहब की ताकत है, क्योंकि जनूबी पंजाब से होते हुए जो जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट और सूबा बन रहा है उसके अल्टीमेटली बेनिफिशरीज जो हैं वो खुर्रम साहब होंगे, उनके साथी होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अवाम दोस्त इक़दामात हैं यकीनन साउथ पंजाब की तरक्की और खुशहाली का जो ख्वाब खुर्रम साहब देख रहे हैं या उनकी टीम देख रही है तो उस्मान बुज़दार की क़यादत में इंशाल्लाह उनको हम ताबीर देंगे। आपा बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ गुफ्तगू कर रही थी और जैसे से आगे मामला चलेगा, जैसे आज शाही पर भी मदऊ किया गया जहांगीर तरीन साहब की जानिब से लोगों को, तो फिर ज़्यादा मामला खुलकर सामने आएंगे। आगे बढ़ते एक अहम मामले की बात करेंगे, वही बात कि अगर आप को पता चले कि यार कोई शख्स महीने का 60,000 कमा रहा है और वो कुछ नहीं कर रहा, तो यकीनन एक सेकंड के लिए ना ऊपर का सांस ऊपर नीचे का नीचे हो जाता है। हम कराची की बात करें जहाँ पर गदागर माफिया शहरियों से नए नए अंदाज में पैसे जमा करने में मसरूफ़ है, अपने आप को कभी मजबूर और कभी माजूर जाहिर करके कैसे अवाम के जज्बात से खेलते हैं, बताएंगे चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान अपनी इस रिपोर्ट में। तरफ रमजानुल मुबारक की आमद पर मसाजिद साफ हो रही हैं, रंगो रोगन का काम जारी है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं तो रमजानुल मुबारक की आमद पर अलग ही अंदाज में तैयारियां कर रहे हैं। जी हाँ, न सिर्फ बड़ी तादाद में गदागर कराची आ गए हैं बल्कि नए नए अंदाज में भीख मांगने का मिशन भी जारी है। हमने कई दिनों तक शहर की सड़कों पर गदागरों का जायजा लिया तो बड़ी हैरान कुन सूरत हाल सामने नजर आई। इन्हीं में से एक गदागर अल्लाह के नाम पर भीख मांगने वाले रामचंद भी हैं। आप इस मजबूर शख्स को देखें जो बेचारा बैठ भी नहीं सकता, लेट लेट कर भीख मांग रहा है। गौर से देखते रहें क्योंकि अगला मंजर आपको हैरान कर देगा। ये देखें, ये साहब तो उठकर बैठ गए। बड़े आराम से सड़क पार कर रहे हैं और फिर अपनी चौकी पर लेट गए और फिर भीख मांगने में मसरूफ हो गए। ये जनाब अब पहुंचे हैं तारिक रोड पर लगे एक बर्गर के केबिन पर। शायद भूख लगी होगी, लेकिन इन्होंने तो जेब से 10 और 20 वाले नोटों की गड्डी निकालकर बर्गर वाले को दी है। ये दूर हटे तो हम बर्गर वाले के पास पहुंचे और पूछा ये मामला क्या है, तो उनकी कमाई सुनकर आप यकीन नहीं करेंगे। इतने वो लाया था तुम्हारे पास गुच्छा जो लाया था पैसों का 1000 रुपए। ये रोज लाता है तकरीबन 1000 रुपए रोज लाता है। ज़्यादा लाता है? नहीं यार, 1000 सुबह दे के गया, 1000 अभी दे के गया तो वही तो हंस रहे थे। अभी आया, दोपहर में आया, अभी आ गया, चक्कर लगा गया। वही तो मैं कह रहा था 2-3 घंटे में तो 1000 रुपये ले आया और सुबह के इधर खड़े हैं आग के ऊपर, हमने घुमाया। पैर से माजूर ये शख्स अवाम को भरपूर अंदाज में चूना लगा रहा है। कमाई के बाद किसी बस में घर नहीं जाते साहब। जनाब ने रक्षा रोका और सवार हो गए।
हमने उनका पीछा किया और उनसे पूछा कि जनाब क्या नाम है आपका? बाबा जी क्या नाम है आपका? ये हमारा रामचंद नाम है साहब। अल्लाह के नाम पर भीख मांगने वाले रामचंद से जब पूछा कि आप तो बैठ भी नहीं सकते थे, लेट कर भीख मांग रहे थे, तो जवाब भी सुन ले। अभी साहब ये बात है कि इससे भीख मांग रहे को 2 पैसे मिल जाते हैं, बैठे बैठे भी मिल जाता है। अब हर कोई नसीब की बात है साहब। आज कितना कमाया? ये बताया ना कि बस 1800-2000 रुपये कमा दिए हैं बस। रोज का किराया कितना है? साहब रोज मैं नहीं मांगता हूँ ना, आपको बता। जब भी जितनी दफा भी आते जाते हो? आते जाओ तो 200-300 400 कभी 200 भी मांगते हैं रिक्शे वाले, और 150 भी दे देता हूँ। अब जनाब एक और अंदाज भी आपको दिखाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी पहने इस शख्स को भी देख लें जो लाइंस एरिया से गुजर रहा है। रुकी हुई गाड़ी या फिर सड़क किनारे खड़े अफराद के पास जाकर एक ही बात करता है। हो गया सर, गाड़ी में बटवा भी घर फूला है। असल में ना कुरंगी 2.5 नंबर जाना है, मैंने कोच का सर कुछ हेल्प कर सकते हो? नंबर दे दो, मैं इसी पैसे करा दूँगा आपको। मैं माशाल्लाह 70,000 तनख्वाह लेती हूँ। अच्छा ठीक है, अभी सांस फूल गया, मेरा पैसा चल चुका। कई जगह से पैसे जमा करने के बाद अब ये घर से बाहर खड़ी एक खातून के पास पहुंचा और उनसे भी 50 रुपए ले लिए। हमने इन साहब से बात करने की कोशिश की, लेकिन साहब को कैमरा नजर आया और वो फौरन रवाना हो गए। ये कह रहा था मेरे पास पैसे नहीं है, 50 रुपए दे दो। क्या बोल रहा था, क्यों नहीं है पैसे? कह रहा था बटवा मेरा गिर गया है। आपने कितने पैसे दिए? 50 रुपए इससे पकड़ के दिए हैं, 50 रुपए। बंदा जो अभी रुका था सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी पहना हुआ, आपको क्या कह रहा था? ये कह रहा था कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया है, कि मेरे को 150 की मेरी हेल्प कर दें। मेरी 70,000 रुपये सैलरी है, सिक्योरिटी गार्ड के अंदर मैं इंचार्ज हूँ। तो बोल रहे मेरी किसी ने भी मदद नहीं करी है, मैं सदर से पैदल आ रहा हूँ। अब आपको दिखाते हैं एक और तरीका। हाथ पैर मोड़े ये शख्स खड़ा है बहादुराबाद के सिग्नल पर। इसको इस हाल में देखकर हमें बहुत हैरत हुई, लेकिन साथ ही ये भी सोचा कि इस हालत में ये यहाँ तक आता कैसे होगा। सही हो? क्या नाम है तुम्हारा? कमरुज़्ज़मान। तबीयत सही है? खाना खाया है? कहाँ के रहने वाले हो? पंजाब के, यहाँ के। कराची के? सफूरा चौरंगी। 2 घंटे इसने सिग्नल पर पैसे जमा किए और फिर इसने भी कमाए हुए 850 रुपए पान के केबिन वाले को दिए। देखें इस शख्स को, अब केबिन पर आकर मोबाइल भी इस्तेमाल कर रहा है। हमने इसे करीब से देखा। ये माजूर जरूर था, लेकिन इतना भी नहीं जितना ये बनकर भीख मांग रहा था। अब रात के 12 बजे के करीब इसने जाने की तैयारी की और रक्शे में सवार हुआ। हमने इसका पीछा शुरू किया। हमें हैरत हुई कि दौरान सफर भी इसके हाथ पैर ठीक रहे। पीछा करते करते ये पहुंचा सफूरा चौरंगी। अब यहाँ भी इसने किसी को फोन किया, शायद इसे कोई लेने आने वाला है। जी जनाब, देखें ये शख्स एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर जा रहा है। अब हमने इसे रोका और पूछा कि ये कौन है और क्यों इससे भीख मंगवाई जा रही है। आप एक माजूर से भीख मंगवा रहे हैं? अरे किसने बोले क्या नाम है, मैं भीख मंगवा रहा हूँ? हमें, हमारे हाथ में क्या है, दूध दिखाओ बेटा। पहले तो इन साहब ने इनकार किया, फिर खुद कहने लगे कि पता है कि ये भीख मांगता है। अच्छा, आपको पता है भीख मांगते हैं? ये बात यूँ पता तो है। समाजी तंजीमों के मुताबिक कराची में तकरीबन 1.5 लाख से जायद गदागर मौजूद हैं। अगर एक गदागर यौमिया कम से कम 1200 रुपए भी कमाता है तो कराची वालों से ये गदागर तकरीबन यौमिया 18 करोड़ रुपए कमाते हैं। हम आपको सदका, खैरात, ज़कात देने से मना नहीं कर रहे, लेकिन ये रकम देने से पहले तहकीक ज़रूर कर लें कि आप जिसको पैसे दे रहे हैं वो असल हकदार भी है। कहीं आपकी दी हुई रकम ज़ाया तो नहीं हो जाएगी। कैमरामैन इम्तियाज़ अली के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। रमज़ान से पहले ये हो रहा है कराची में। आसान सा रास्ता लगता है इनको कमाने का। ऐसे में जो थोड़ा सा मुश्किल रास्ता चुन ले,
कमाने की कोशिश करे, चंद हज़ार रुपए ही कमाने की ठान ले, उसकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है और जान को ख़तरा होता है कैसे? इस पर करेंगे बात ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। अब बात करेंगे एक ऐसी वीडियो की जिसने सबको हिला कर रख दिया, सबको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये मामला है कराची का, जहां मोबाइल फ्रेंचाइज में डाकू डकैती की नीयत से आते हैं, डकैती की कोशिश करते हैं, तो गार्ड ने दोनों डाकुओं को दबोच लिया। जाहिर सी बात है, उस गार्ड ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। इस दुकान में खूब हाथापाई होती है और डाकुओं ने भागने की कोशिश की। गार्ड ने एक डाकू को पीछा करने की, एक डाकू के पीछा करने की कोशिश की और इतनी देर में पीछे मौजूद डाकू ने गार्ड को गोली मार दी। इसके बाद हुआ कुछ यूं कि गार्ड को जख्मी हालत में सड़क पर पड़ा, हम इस फुटेज में भी देख सकते हैं, लेकिन कोई भी इसकी मदद को नहीं पहुंचा। गार्ड खुद हिम्मत करता है, हिम्मत करके उठता है और अभी वो ज़ेरे इलाज है। इस पर अहमद रहमान खान ने रिपोर्ट अपनी तैयार की है, वो आपको दिखाएंगे, फिर इस पर डिस्कशन करते हैं। ये इलाका है सदर का, जहाँ रैक सेंटर में कायम मोबाइल फ्रेंचाइज में मामूल के मुताबिक काम जारी था। मुल्जिमान कस्टमर बनकर फ्रेंचाइज में दाखिल होते हैं। सफेद शलवार कमीज पहना शख्स और उसका साथी सिक्योरिटी गार्ड की जानिब बढ़ता है और असलहा छीनने की कोशिश करता है। मुल्जिम पिस्तौल के बट से सिक्योरिटी गार्ड जहूर अहमद पर कई वार करता है, लेकिन जहूर मुल्जिम को पकड़कर बाहर धकेल देता है। जहूर ने एक मुल्जिम को पकड़ने की कोशिश की तो उसके साथी ने गोली चला दी, जिससे वो जख्मी हो गया। करीबी मौजूद पुलिस एहलकारों ने एक मुल्जिम को पकड़ लिया। मुल्जिम नौमान के कब्जे से असलहा भी मिला। पुलिस के मुताबिक फरार मुल्जिम की तलाश जारी है। अहमद रहमान खान, समा, कराची। ये वो गार्ड है जो अपना फ़र्ज़ अदा करता रहा, बार बार करता रहा, गिरता रहा, बार बार उठता रहा। कहानी ये नहीं कि चोरी हुई, कहानी ये नहीं कि डाकू आए, कहानी ये नहीं कि कोई लुट रहा था, कहानी तो ये है कोई फ़र्ज़ अदा करने के लिए किस कदर कोशिश करता जा रहा था। ये जो इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दोबारा से वो मनाज़र दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो डाकू जब पहुंचते हैं वहाँ पर और सिक्योरिटी गार्ड अपना फ़र्ज़ निभाने के लिए पूरी कोशिश करता है, अपनी जान की बाजी लगाता है। वो अंदर भी कोशिश करता है, वो बाहर भी कोशिश करता है, वो पीछे भी जाता है, वो गिरता भी है, लेकिन वो फिर उठता है। वो तन्हा वहाँ गिर जाता है, लेकिन फिर हिम्मत करता है, फिर उठता है, अपनी जान की परवाह नहीं करता। जो आसपास शहरी हैं उनकी जान बचाने की कोशिश करता है। वो गोली जो डाकू चला रहा है किसी और को ना लग जाए, किसी और की जान ना चली जाए, वो अपनी जान हथेली पर रखता है। बार बार उठ रहा है ये सिक्योरिटी गार्ड। इसकी हिम्मत को सलाम है, इसकी ट्रेनिंग को सलाम है कि जो बार बार ये कोशिश करता रहा। अल्लाह इसको सलामत रखे। ये सिक्योरिटी गार्ड जिसकी हम बात कर रहे हैं, ऐसे में क्यों ना हम सिक्योरिटी गार्ड्स की अगर बात कर लें, सिक्योरिटी गार्ड तो वो भी है जो स्टॉक एक्सचेंज के बाहर शहीद हो जाता है। सिक्योरिटी गार्ड अक्सर हैं जो हम देखते हैं कि 12,000, 13,000, 14,000 रुपए सिर्फ कमाते हैं और कोई छुट्टी नहीं करते, लंबी ड्यूटी करते हैं। मौसम सख्त हो, वर्दी जितनी मर्जी भारी हो, वो अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं। ऐसे में अगर हम लोगों के रवैये की बात कर लें, जिनकी जान बचाने की वो सिक्योरिटी गार्ड कोशिश कर रहा था, वो दरवाजे बंद कर रहे थे, वो ख़ुद वहाँ से गायब हो रहे थे, खुद हट रहे थे। ठीक है, आप अपनी जान सबसे पहले बचाते हैं, आई एग्रीड, लेकिन दरवाजे बंद कर देना अपनी जान बचाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड को इस हद तक बेहिसी के आलम में छोड़ देना, ये भी तो इंसाफ नहीं। रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होना इतना मुश्किल भी नहीं। इस पर जब बात हम करते हैं तो वाकई दिल खून के आंसू होता है। उस 12-14 हज़ार रुपये कमाने वाले सिक्योरिटी गार्ड की ज़िंदगी किस कदर मुश्किल है कि चंद लम्हात लगते हैं, गोलियां लग जाती हैं, वो अस्पताल पहुंच जाता है। अल्लाह ने जान बचाई, अल्लाह इसको ज़िंदगी दे। ज़फ़र अब्बास साहब समाजी कारकुन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। ज़फ़र भाई, ये फुटेज देखने के बाद यकीनी तौर पर आपकी आंखें नम हुई होंगी, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, ये सिक्योरिटी गार्ड जिसने जान हथेली पर रखी, स्टॉक एक्सचेंज के बाहर सिक्योरिटी गार्ड तैनात शहीद हो जाता है। इसके बरक्स एक और सिक्योरिटी गार्ड जो कि हमने ब्रेक से पहले बात की थी कि वो लोगों से बाइक पर रुक के कहता है कि मुझे पैसे दे दो, मैं जा रहा हूँ। यानी उसने एक आसान रास्ता और गलत रास्ता चुना। ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं है। जो हक पे चल रहा है, जो सच के रास्ते पे चल रहा है, जो फ़र्ज़ निभा रहा है, उसकी ज़िंदगी कितनी सस्ती कर दी गई है, उसकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल कर दी गई है। देखिए, मुश्किल ये है कि जो लोग कमा रहे हैं, जो लोग मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, महंगाई ने उनकी कमर तोड़ दी है।
रास्ता ढूंढ रहे हैं। वो क्या रास्ता ढूंढ रहे हैं? एक शख्स फ़ोन करता है कराची के लोगों का नंबर लेकर और कहता है जी मेरी घर में आग लग गई है, अब चौकी पे मेरी 3 बेटियां थीं, 2 जल गई, एक ICU में, उनको दफनाने के पैसे चाहिए और जो ICU में उसके लिए इतने पैसे चाहिए, मैं फ़लाँ जगह पे खड़ा हूँ, किसी के हाथ से पैसे भिजवा दें। जब वो केस आम हो जाता है शहर के अंदर, सबको मालूम होता है कि भाई ये तरीक़ा चल रहा है, मुख्तलिफ लोग इसको कर रहे हैं, कहीं दरवाज़ों पे औरतें आ रही हैं बुर्का पहन के कि मेरे घर में ये मुसीबत है, बात है चलें ये तो एक माफिया, मैं इनको नाम देता हूँ सबको। एक रिटायर्ड फ़ौजी जो सिक्योरिटी गार्ड बन रहा है उसके बाद बेचारा, या कोई भी एक शख्स जो सिक्योरिटी गार्ड बन रहा है, सिक्योरिटी गार्ड कंपनीज क्या करती हैं, कहती हैं अच्छा आप चलते फिरते आदमी हैं, आ जाइए, वो डब्बे में से गन निकालती हैं, दे देती हैं। अब वो ट्रेनिंग, अब वो सिक्योरिटी गार्ड बहुत बहादुरी का काम करता है, किसी डाकू के सामने आके जब गन सामने करके चलाता है तो मालूम होता है वो गन चलती ही नहीं है, मर जाता है। मोहल्ले की मस्जिद में नमाज जनाजा होती है, दफना दिया जाता है, कंपनीज 1 रुपया भी नहीं देती, बल्कि उस पर इल्ज़ाम लग जाता है कि उसने चेक क्यों नहीं किया असला। अरे भाई आपने जो असला उसको दिया था वो चलता ही नहीं था, वो क्या चेक करता गरीब बेचारा। वो तो एक कोई मैट्रिक पास लड़का था, उसने 4 साल नौकरी ढूंढी, 5 साल नौकरी ढूंढी, इन दी एंड। अच्छा उससे बड़ी बात, सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या है? सिक्योरिटी करना। आप क्या करते हैं सिक्योरिटी गार्ड को? वो किसी का बाप है, वो किसी का ससुर है, उसकी भी कोई बहन बेटी होगी, आपने उसको गेट पर खड़ा किया और बोला बच्चा आए, बूढ़ा आए, जवान आए, दरवाज़ा खोलो और बंद करो। मतलब आप तो उसकी वैसे ही इज्जत ख़राब कर रहे हैं। ये जो सिक्योरिटी एक्सचेंज पे 3 सिक्योरिटी गार्ड शहीद हुए थे, मैंने एक मखसूस टाइम तक वेट किया कि शायद कोई इनके घर पहुंच जाए कि ये लो पैसे, अपने मरहूमीन को दफनाओ। इस शहर में, कराची शहर में दफनाना आसान नहीं है, ये तो बेहिसी है। सबसे पहले हमने उन सिक्योरिटी गार्ड्स के घरों पे पैसे पहुंचाए कि ये लें भाई, लाख 2 लाख रुपए आप अपनी मैयतें दफनाएं, और अगर आपको महाना ज़रूरत हो तो हमारे इदारे से लें। फिर उसके बाद जाके 1 या 2 या 3 दिन बाद जाके फिर सब ने फैसला किया अच्छा हम भी दें, गवर्नमेंट ने कहा हम भी दें। बात ये सिक्योरिटी गार्ड की कोई इज्जत होती है? ये थोड़ी कि अगर पान वाले ने सिक्योरिटी गार्ड को खड़ा कर लिया तो अब जो शख्स पान लेने आ रहा है सिक्योरिटी गार्ड पान उनके मुंह में डालेगा, उसकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। ये जिस सिक्योरिटी गार्ड की गोलियां लगी हैं, ये कितने महीने अस्पताल में रहेगा, कितने दिन के, 1 दिन में गोली का जख्म भर जाएगा। इंश्योर्ड क्यों नहीं है ये? मैंने पहले भी बोला, आज से 5 दिन पहले एक प्रोग्राम में, हमारे शहर में लाखों लड़का, मास्टर्स लड़का बाइक राइडर बन के घूम रहा है। एक बस उसको हिट करती है, 3 हफ्ते अस्पताल में पड़ा रहता है, मर जाता है, कंपनी पूछने भी नहीं आती। कंपनी जाओ, कंपनी बोलती है हमने तो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पे रखा था, आपका बेटा मर गया, हम क्या करें? तो बात यह कि लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, उनके लिए कोई कानून साजी होनी चाहिए। ये सिक्योरिटी किसी के भाई हैं, किसी के बाप हैं, डकैत आ रहे हैं, इनको गोलियां मार रहे हैं। शहर में भूख इतनी ज़्यादा है कि लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ज़फ़र भाई, जिस बहसी की हम इस वक्त बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है हुकूमत हो, इदारे हों, जो काम उनका है आपने इस तरह पॉइंट आउट किया, लेकिन जैसे अवाम वैसे हुक्मरान। जो इस वक्त हमने माहौल देखा कि दरवाज़ा बंद कर दिया जाए, ठीक है अपनी जान बचानी है, सबकी कोशिश होनी चाहिए, बिल्कुल बचानी चाहिए, लेकिन किसी की भी जान भी तो बचानी है, इंसानियत भी तो बचानी है। वो सिक्योरिटी गार्ड जब उनकी जान बचा रहा था, वो बाहर निकलते दरवाज़ा बंद कर देते हैं। ये जो मंजर था, ये देखने के बाद देखें, कराची में रहने वाला तकरीबन हर दूसरा आदमी ये एक्सपीरियंस रखता है कि जब आपके सर के ऊपर बंदूक रखी जाती है तो आपकी फीलिंग्स क्या होती हैं। मैं अगर किसी और शहर में रहने वाले से बात करूं, शायद वो इस बात को ना, बिल्कुल सही बात है ये। मैं अगर गाड़ी में हूं और अचानक से मेरे सर पे कोई आके बंदूक रखता है, बराबर में मेरी बेटी है, गोद में मेरा बेटा है, तो मेरी फीलिंग्स सब कुछ चेंज जाएंगी। मैं उस 1 मिनट के अंदर अपने आप को महसूस करूंगा कि अब से चंद लम्हों बाद ये तमाम रंग खत्म हो जाएंगे और शायद मैं मर जाऊंगा और मेरी बीवी बेवा हो जाएगी। मैं उससे बोलूँगा चाहिए क्या? बिल्कुल ऐसे। तो उस वक्त होने वाले अमल को, दरवाज़ा बंद होने वाले अमल को तो एक गैर फितरी अमल कहा जाएगा। लेकिन वो जो सिक्योरिटी गार्ड रोड पे बड़ा तड़प रहा है, बिल्कुल ये सिस्टम का जुल्म है। ज़फ़र भाई, यही बात है ना कि ये अगर बेहिसी लोगों के अंदर मौजूद है, ये शहरियों के अंदर मौजूद है, इर्द गिर्द के लोगों के अंदर मौजूद है कि खड़े होकर फुटेज बना लेना और उसको किसी तरीके से हेल्प नहीं करना, ये बेहिसी ना तो किसी हुकूमत की जिम्मेदारी है, ना इसका ताल्लुक महंगाई से। ये शहरियों में कैसे ख़त्म होगी? देखें, आपने एक बात की, जैसे लोग होंगे वैसे हुक्मरान होंगे। हमारे लोग बड़े मजलूम हैं, हमारे लोग बहुत परेशान हाल हैं। आप यकीन जानिए, जिनकी आज से 2 साल पहले तनख्वाह 20,000 थी, आज भी 20,000 है। 2 साल पहले आटा 350 का था, आज 700 का है। 2 साल पहले पेट्रोल कितने का था, आज कितने का है। हर चीज़ डबल हो गई है। मैं आपको चैलेंज से बता रहा हूँ, सिर्फ अब से 5 दिन बाद हर शख्स अपना सर पकड़ के बैठा होगा कि जब वो दुकान पे परचेजिंग करने जाएगा ना और बोलेगा कि मैं हर साल अपने घर में 15 किलो बेसन ख़रीदता था, मेरे घर में पकोड़े बनते थे, और सामने वाला बोलेगा लाओ 150 रुपये किलो के हिसाब से 1500 रुपये सिर्फ बेसन के दो, तो उसकी सांस बंद हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे।
इस बार लोगों के घरों में चने, बेसन, चाट, शरबत अगर बन जाए ना, नहीं होगा, मैं मान जाऊंगा। 3 गुना महंगा कर दिया है, 3 गुना महंगा साल के अंदर। कौन सी अफ्तारी, कौन सी सहरी, लोग, ये मैं मिडिल और लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ। ये जो भीख मांग रहे हैं लोग सड़क पर, इनकी बात नहीं कर रहा मैं आपसे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सुबह 7 बजे घर से निकलते हैं और अपना खाना डब्बे में लेकर जाते हैं ताकि 50 और 100 रुपये बच जाए, और शाम को 7 बजे घर आते हैं, देखते हैं उनके घर में अफ्तारी और सहरी होती है नहीं होती। वो हुक्मरान जिनसे मिलने के लिए हम हफ्तों प्लानिंग करते हैं, फिर हम उनके घर जाते हैं, फिर हम वेटिंग में बैठते हैं, फिर हमारा नंबर आता है, फिर हमारी बात सुनी जाए, उसके बाद अमल हो ना हो। हम तो एक आम, मतलब किसी एक बहुत बड़ी रियासत के गरीब फ़कीर किस्म के लोग हैं, हमारी कोई वर्थ थोड़ी है, हमारी कोई औकात नहीं है। कोई इस बात को सुनने को तैयार नहीं है कि 2 साल के अंदर आपने हर चीज 3 गुना महंगी कर दी है। शहर में हर दूसरे कोने पे डकैती हो क्यों रही है? इसीलिए। और डकैत गोली क्यों मार रहा है? उसको पता है कि अगर मैं पकड़ा गया, घर में बीमार मां मर जाएगी जिसकी दवाई के लिए डकैती मार रहा हूं। मेरा बच्चा जो भूख से तड़प रहा है वो मर जाएगा अगर मैं पकड़ा गया, तो वो सामने वाले को ही मार देता है। यही वजह है जिसके लिए बार बार नारा लगता है कि नौकरियां दो। कहां से देंगे नौकरी? इंटरेस्ट ही नहीं है। लो, आप आवाम में आइए, एक बार आवाम में आइए। सीधी सी बात कर रहा हूँ, किसी एक वजीर को पकड़िए, बोले ये ले 16,000 आपने पास किया है ना, ये 16,000 रुपए लीजिए, जरा पूरा महीना गुजारें। वो लाखों में कमाते हैं और कहते हैं गुजारा नहीं होता। नहीं, लाखों में नहीं कमाते। नहीं, मैं हुक्मरानों की बात, चले ठीक है, वैसे जो सामने उनकी तनख्वाह है वो तो लाखों में ही है ना, और वो फिर भी कहते हैं कि 16,000 रुपए में जिंदा रह के दिखा दें। हार्ट की, शुगर की दवाई आ रही है किसी गरीब की महीने की 5,000 रुपए, और एक घर में एक बीमार तो बड़ी आम सी बात है, ज्यादा ही हो जाता है मामला। सिर्फ एक दवाई इस्तेमाल करें। ये जो मेडिसिन माफिया है इनका इतना अच्छा गठजोड़ है, एक दवाई शुरू करें, 2 महीने बाद वो एक दवाई और शुरू करा देगी। बिल्कुल। 2 महीने बाद मजीद तीसरी दवाई शुरू होगी। और दवाइयों के रेट सुन लें आप, 2 साल पहले जो शुगर की दवाई 1,600 रुपए महीने की पड़ती थी, 5,500 रुपए की है। तो लोग क्या करें? इस्तेमाल ना करें, गुर्दे के मरीज बने, उसके बाद डायलिसिस में जाए, मर जाएं। जब दवाइयों की बात होती तो एक और दवाई वैक्सीन जिसका हम रोजाना जिक्र करते हैं जफर भाई, जब वो भी आई हमने देखा कि पैसे वाली भी लगवा ली, जो फ्री में मिल रही है वो भी लगवा ली, यानी यहाँ पर भी जिम्मेदारी नहीं। कोरोना हो गया, वो तो हुआ, लेकिन बात ये कि वो तबका जो कि अफोर्ड भी कर सकता है, असर और रसूख के साथ गवर्नमेंट वाली लगवा भी सकता है, वो गरीब का हक मार रहा है। देखिए, गरीब का हक तो सभी मार रहे हैं। आप मुझे बताएं ना। अच्छा, मैं फिर आपसे बोलूं, आप गरीब तो छोड़ ही देना, 80% कौन लोग हैं इस शहर में जो पाकिस्तान को पाल रहा है? शहर बिल्कुल कराची, उस शहर में मिडिल क्लास के घर में फाका हो रहा है, और एक वक्त का खाना छोड़ चुके हैं लोग। लोग अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे। ये बिल्कुल दुरुस्त। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इस साल लोग अपील करेंगे राशन नहीं चाहिए, कैश दो, कैश। मुझे याद है हम इस तालीम से मुतालिक जब गुफ्तगू कर रहे थे तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 30% वालिदैन ने बच्चे कराची में निकाल लिए हैं स्कूल से, तकरीबन 30% लोगों ने, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ, रमज़ान में लोग राशन की एप्लीकेशन देते थे ना कि भाई हमें राशन चाहिए। राशन तो सारा साल देना, लेकिन वो देखते हैं कि मुखैर हज़रात रमज़ान में ज़्यादा खर्च करते हैं कि सवाब ज़्यादा है। रमज़ान में लोग कह रहे हैं 1 साल का किराया चढ़ा हुआ है। अच्छा। 1 साल के बच्चे की फ़ीस चढ़ी हुई है, 1 साल का बिजली का बिल का। अभी मेहदी हसन साहब के बेटे का इंतकाल हुआ, पाकिस्तान के लीजेंड थे। जिस दिन बेटा मरा है ना, उससे 1 दिन पहले तक घर की बिजली कटी हुई थी बिल अदा ना होने की वजह से। ये मैं पाकिस्तान के हीरोज की बात कर रहा हूँ। जब मैं जनाजे में गया हूँ तो मुझे सुनने को मिला। आप मुझे इस गर्मी में बगैर बिजली के छोटे छोटे कमरों में, कराची वालों के घर तो सुने आप, ये दरवाजे से दाखिल हुए, छोटा सा किचन आ गया, एक कमरे में घुसे, उसी कमरे से दूसरे कमरे में घर खत्म। और यही वजह है कि एक वाकयात सुबह रिपोर्ट हुआ ब्लास्ट का, तो मालूम ये हुआ कि वहीं पर चूल्हा था और वहीं पर एसी था, इसलिए ब्लास्ट हुआ। घर ही छोटे छोटे लोगों के पास पैसे नहीं है, पैसा नहीं है। लेकिन सर, जो बात आपने की कि अब लोग लिस्ट लेकर आते हैं और ये कहते हैं कि 1 साल का किराया भी देना है, फीस भी देनी है, बिल भी देना है। ऐसे में जेडीसी हो या और इदारे हों, क्या आपको लगता है कि स्पेशली इन रमज़ान अब काम करना इसलिए मुश्किल होगा? शायद मामला अब राशन से बहुत आगे निकल गए हैं। लोग कहते हैं ठीक है राशन तो चाहिए, रिक्वायर्ड है, पेट भरना है, लेकिन किराया भी चाहिए, फीस भी चाहिए, बिल भी अदा करना है। 8 दिन पहले खबर बड़ी मीडिया पे चल रही थी कि उन मियाँ बीवी ने शायद जहर ना खाया, उनको किसी ने कत्ल कर दिया हो। चलो मियाँ बीवी को कत्ल किया, बच्चों को किसने कत्ल किया? अपने ऊपर रखते हैं 2 मिनट के लिए। 2 दिन मैं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे अगर भूखे रहेंगे, मुझे दुनिया का कोई रंग नज़र आएगा? सब ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा,
सबके दरवाजे खटखटा लेने के बाद कि 1 किलो दूध दे दो, 1 कप चावल दे दो, कल वापस कर दूंगी, वो बोलेगी नहीं पहले भी 5 दफ़ा लेकर गई हो, नहीं किया, वो खुद परेशान है जिस मोहल्ले में रहती है। इन दी एंड दोनों बच्चों को जहर दिया, दोनों मियाँ बीवी ने जहर खाया। चली तस्वीरें पूरे पाकिस्तान में, किस हुक्मरान की सेहत पे फ़र्क पड़ गया? उनके यहाँ ईद नहीं आने वाली थी 1 महीने बाद, वो जिनके बच्चे थे, वो जिनके पोते थे, वो जिनके नवासे थे, उनके घर में ईद नहीं आनी थी। सही है, 5 रुपए ईदी देते उनके नाना अपने पोतों नवासों को, तो वो क्या सोचेंगे कि मेरा नवासा सिर्फ रोटी ना होने की वजह से खुदकुशी करके चला गया। लेकिन हुक्मरानों को फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लोग बच्चों की फीसों के नीचे आ चुके हैं। स्कूल माफियाज ने कमर तोड़ दी, जितने भी ऑर्डर्स आए उन्होंने कुछ नहीं माना, उन्होंने कहा हम अपनी चलाएंगे। मुर्गी माफिया ने आपको अपनी पावर दिखाई, दूध माफिया ने आपको अपनी पावर दिखाई, ट्रांसपोर्ट माफिया ने आपको अपनी पावर दिखाई। भाई मैं कुछ तो ऐसे तबके हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, मुझ पर पाबंदी अदालत की तरफ से। लोगों का बेड़ा गर्क हो गया। एक मिडिल क्लास आदमी 2.5 लाख का मखरूज है, उसकी ज़र अराजी नहीं है। जितने दिन गुजर रहे हैं उतने मजीद का मखरूज हो रहा है। लोगों की लड़ाइयाँ हो रही हैं, तलाक़ें हो रही हैं। डिप्रेशन में आप घर आएंगे, कोई आपसे नॉर्मल बात भी करेगा तो आप लड़ेंगे। कितने दिन कोई बीवी बर्दाश्त करेगी? कितने दिन कोई शौहर बर्दाश्त करेगा? रोज आना लड़ाई, सोते लड़ाई, जागते लड़ाई, ऑफिस जा रहा है बहुत जलील कर रहा है, जॉब की श्योरिटी खत्म। इस शहर में किसी शख्स की नौकरी महफूज नहीं है। सेठ बोल रहा है आधी तनख्वाह वाले लोग मौजूद हैं जो कर लेंगे। करना है काम तमीज से करो, झाड़ू भी लगाओ, पोछा भी लगाओ। और एक मामला और भी है, भूख से तो लोग मर रहे थे, फ्रस्ट्रेशन वाला मामला भी अपनी जगह, लेकिन बीमारी का इलाज ना करा पाना। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ डायलिसिस की बात कर लूँ, क्योंकि ज़रा आप लोग उससे मुतालिक भी काम करें, इसलिए मैं इसका जिक्र करना चाह रहा हूँ। डायलिसिस करवाने का एक जो अमल है वो पेचीदा, तवील, तकलीफ़ दे, और ऐसे में जेडीसी जिस तरह से काम करे, मुझे प्लीज़ एक तो बताइएगा कि आप लोग क्या प्लान लेकर आ रहे हैं फॉर स्पेशली कराचीआइट्स के डायलिसिस अगर हो कितनी सहूलत से हो जाए? देखिए हमने जब कोविड के दिनों में एशिया का क्या दुनिया का सबसे बड़ा राशन प्रोग्राम चलाया, डेली 35-35 हज़ार बोरे राशन बांटा। हमने उस वक्त अंदाज़ा लगाया कि पाकिस्तान वोट करते हैं पूरी दुनिया के। पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में डायलिसिस का सबसे बड़ा इदारा SIUT है, डॉक्टर अदीबुल हसन। बिल्कुल। लेकिन उन पर इतना लोड है जिसकी कोई इंतहा नहीं, हमें अंदाज़ा है। पेशेंट रात में 3 बजे, अगर हम किसी प्राइवेट अस्पताल या सरकारी अस्पताल की बात करें, पेशेंट रात 3 बजे जा रहा है, नंबर बिलफर्ज दिन में 3 बजे आ रहा है, तो लाजमी बात है हमारे यहाँ कोई ऐसी एम्बुलेंसेस का रिवाज नहीं है कि जिसमें बड़ा AC लगा हो और हाइड्रोलिक स्ट्रेचर हो। एक सुजुकी गाड़ी होती है, उसके अंदर लोहे का एक डब्बा होता है, उस पर लोहे की स्ट्रेचर होती है, उस पर आपकी जितनी मोहब्बत करने वाली माँ हो उस लोहे की स्ट्रेचर पर अजियत में लेटी रहेगी, हाथ नीचे लटकता रहेगा, और शीशा खोलो हवा के लिए तो सामने गाड़ी ट्रक का धुआं भी आएगा। तो 8 घंटे बाद जब वो मशीन पर जाएगी, 4 घंटे मशीन पर लेटेगी, 12 घंटे हो गए। अब 12 घंटे बाद वो हालत क्या होगी? डायलिसिस हो रहा है, डायलिसिस पूरे जिस्म में 300 लीटर पानी साथ साथ खून के चल रहा है, तो लोड बहुत ज़्यादा था। हमने कोशिश ये की है, जेडीसी 30,000 मरीजों के हर महीने डायलिसिस के लिए, कराची में 50 सेंटर पहले मरहले में, फिर पूरे पाकिस्तान में। हमारी कोशिश क्या है, लांडी में 4 सेंटर होने चाहिए, 600 मरीज एक सेंटर का, 4 सेंटर का मतलब 2400 मरीज। आपकी वालदा को हमारी एम्बुलेंस घर से उठाएगी, डायलिसिस करेगी, वापस छोड़ देगी भाई, बगैर किसी पैसे और उजरत के। हम इस पे काम कर रहे हैं। अभी राशन प्रोग्राम पे हमने काम शुरू किया, तो हर एप्लीकेशन में लिखा है कि राशन मत देना, भले 200 रुपए दे दो, कैश दे देना। अब लोग कैश की तरफ आ रहे हैं, आ नहीं रहे। आप मेरी बात समझे। लोग जब कहते हैं ना रोटी क्यों खिला रहे हो रोड पे, मैं उनको सिर्फ एक बात कहता हूँ, क्या स्कूल की फीस के वाउचर के साथ रोटी लगा के दी जा सकती है? कैश चाहिए। बिजली के बिल में क्या देगा? कैश देगा। राशन वाले को क्या देगा? कैश देगा। दवाई कैश से, बच्चे का दूध कैश से, और कैश का कोई रास्ता नहीं है लोगों के पास। कंपनियों ने तनख्वाहें रोक दी, कंपनियों ने तनख्वाहें आदि कर दी। प्राइवेट कंपनी वाला भी क्या करे, बोले काम ही नहीं है। लोग बहुत मुसीबत में शहर के। और यही बात है कि जब हुकूमत जिम्मेदारी नहीं करती तो फिर आप जैसे इदारे जो हैं वो यकीनन आगे आते हैं। बेहद शुक्रिया ज़फर भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो एक 8 साल की नन्ही सी सुपर टैलेंटेड बच्ची हमारे साथ मौजूद होगी। गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया जनाब, रिकॉर्ड बनाया, उससे कराएंगे मुलाकात ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अभी आपको खबर देंगे, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर इस वक्त निजी बैंक के रिटायर्ड मुलाजमीन और DMC के मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं। आपको खबर दे रहे हैं, कराची से इंसाफ दो के नारे बुलंद हो रहे हैं। यहाँ पर निजी बैंक के रिटायर्ड मुलाजमीन का वाजिबात की अदायगी का मुतालबा, और बरसों गुजर गए लेकिन वाजिबात अदा नहीं किए गए। मुजाहिरीन की जानिब से ये मुतालबा किया गया है, हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठाए हुए हैं और मुतालबा कर रहे हैं इंसाफ की फराहमी का। कराची से आपको खबर दे रहे हैं, जहाँ सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज हो रहा है। DMC मुलाजमीन का मुस्तकिल करने और तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा सामने आया है।
चलिए जी, इससे मुताल्लिक तो हमने आपको अपडेट किया। बढ़ जाते हैं आगे और कराची की 8 साला फातिमा की बात करते हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखवा लिया। 1 मिनट में सबसे ज़्यादा एल्बो स्ट्राइक मारने का भारतीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है। फातिमा ने 1 मिनट में 272 बार एल्बो स्ट्राइक की। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने कराची की बेटी का रिकॉर्ड मंजूर कर लिया है। फातिमा नसीम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने वाली कम उम्र तरीन खिलाड़ी हैं। फातिमा के वालिद राशिद नसीम 65 आलमी रिकॉर्ड बना चुके हैं। जब भी आते हैं नए रिकॉर्ड साथ लेकर आते हैं। बेटी भी बड़ा नाम रोशन कर रही है, ना सिर्फ वालिद का बल्कि पाकिस्तान का। बाप और बेटी आज हैं हमारे मेहमान। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे राशिद साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं ठीक। जबरदस्त। कितनी खुशी हो रही है रिकॉर्ड तोड़ने के बाद कि रिकॉर्ड आपका था, किसी ने तोड़ा, फिर आपने वापस छीना, ऐसे था? यस। थोड़ा सा बताएं तो सही। रिकॉर्ड पहले बनाया था, मुझे याद है हमारे पास आई थी आप जी। फिर रिकॉर्ड किसने छीन लिया, फिर किस तरह आपने वापस छीन लिया, उसकी ट्रेनिंग कितनी की? पहले ये रिकॉर्ड छुट्टी एस के पास था, फिर मैंने पहले उसका रिकॉर्ड तोड़ा था। फिर ये रिकॉर्ड किरण उनियाल ने फिर मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया। इन्होंने किए थे 258 एल्बो स्ट्राइक मारी थी और मैंने फिर इनका रिकॉर्ड दोबारा इनसे छीन लिया फ़ौरन से झपट लिया। और आपने कितने किए? मैंने 272 एल्बो स्ट्राइक मारी थी। ज़बरदस्त। ये जो आपने रिकॉर्ड दोबारा तोड़ा है, मैंने उनके बारे में सुना है कि वो तो बड़ी कोई ट्रेनर टाइप हैं। जी बिल्कुल। एक तो ये कि वो आर्मी ऑफिसर है वहाँ पे, कोई उनकी वो वाइफ हैं, और एक इजरायली मार्शल आर्ट है कराव मेगा, उसकी भी वो इंस्ट्रक्टर हैं, और ब्लैक बेल्ट 3rd डान लेवल तक उन्होंने मार्शल आर्ट सीखा हुआ है। और इसके अलावा मुख्तलिफ स्कूल कॉलेजेस के अंदर और भी जगहों पे वो ट्रेनिंग वगैरह कराती हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस है मार्शल आर्ट के अंदर। और बड़ी अरे बच्ची ने रिकॉर्ड पंडित। और इससे पहले वो मेरे ख्याल में 10 के करीब कोई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी हैं। 3 आलमी रिकॉर्ड तो उनके मुझे पता है। अच्छा। और मैंने उनके एक आर्टिकल के अंदर देखा था कि 10 के करीब उन्होंने दावा किया हुआ कि वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी हैं। और मार्शल आर्ट रिलेटेड जो है वो 3 रिकॉर्ड मुझे उनके पता है। एक उनके पास नी स्ट्राइक का रिकॉर्ड है और एक और इसके अलावा भी उनके पास रिकॉर्ड है। तो मैं समझता हूँ कि फातिमा तो बहुत छोटी हैं। जब इन्होंने पहली मरतबा आलमी रिकॉर्ड बनाया था तो ये 7 साल की थी, और फिर अब इन्होंने जो है किरण उनियाल से ये रिकॉर्ड वापस लिया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाली कि छोटी नहीं, बहुत ही छोटी, कि भाई इतनी छोटी सी बच्ची ने ना, कहते हैं ना छोटा पैकेट और बड़ा धमाका, ये मतलब की मिसाल वैसी। अच्छा मुझे बताएं कि बेटी को इस तरह से ये कहना कि अच्छा अब आपने इनका रिकॉर्ड तोड़ना है, और जब पता हो कि सामने वाला इतना मजबूत हरीफ है, तो ट्रेनिंग किस तरह से और क्या क्या कह के क्या क्या लालच वाली बातें देगी कि बेटा ये मिलेगा वो मिलेगा, बस रिकॉर्ड तोड़ देना। बताते भी हैं कि रिकॉर्ड किसका तोड़ना है या नहीं? असल में इस मरतबा तो थोड़ा सा मैंने नहीं बताया था। जब फातिमा का रिकॉर्ड टूट गया था तो मैंने फातिमा को इन्फॉर्म नहीं किया था। मैंने कहा, मैं फातिमा के साथ प्रैक्टिस वगैरह कर रहा था, फिर मैंने इसके साथ बातों बातों में कहा, मैंने कहा यार मेरा दिल ये कह रहा है कि ना आप ना वो जो रिकॉर्ड था ना हम उसको दोबारा प्रैक्टिस करते हैं। 242 तो कोई भी तोड़ देगा, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको दोबारा से अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं और इसको जो है ना तकरीबन 270 280 तक लेके जाते हैं। क्यों नहीं बताया था? प्रेशर ले लेती? बस मैंने कहा इसका ध्यान ये ना हो कि ये किसी चीज़ पे टूटने पे जाए कि जी मेरा रिकॉर्ड टूट गया है। बस इसका ध्यान मेरा प्रैक्टिस पे रहे, तो प्रैक्टिस को शौक से करे। मैंने इसको नेचुरली प्रैक्टिस कराई, मतलब कोई इसके ऊपर दबाव नहीं दिया, स्पेशली कि इसके ऊपर कोई दबाव दिया जाए। बस मैंने कहा ठीक है आप प्रैक्टिस करें, अच्छा करें। ये करते 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 माशाल्लाह से मेरे ख्याल में 1 महीना भी नहीं इसने लगाया, तकरीबन 3 वीक्स के अंदर ही इसने जो है क्लब की प्रैक्टिस में 290 एल्बो स्ट्राइक्स की माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। और जब वर्ल्ड रिकॉर्ड डे था तो वर्ल्ड रिकॉर्ड डे में लाजमी सी बात है कि थोड़ा प्रेशर होता है, थोड़ा सा लोग होते हैं, तो उस वक्त भी इसने माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। तो हमने 275 एल्बो स्ट्राइक का रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को भिजवाया था, तो उन्होंने 272 का अप्रूव किया। तो इस हिसाब से बड़ी मतलब फातिमा की अच्छी परफॉर्मेंस थी और बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने किया, क्योंकि जूरी गेटर्स होते हैं, कैमरे लगे हुए होते हैं, 5-6 कैमरे लगे हुए होते हैं और बहुत सारी बच्ची है, प्रेशर मॉनिटरिंग हो रही होती है। जैसे पता था सब, हर बंदा, हर किसी की आंख बस मुझे देख रही है। अच्छा जब बच्चा प्रेशर ले जाता है तो क्या चीज़ होती है कि वालिदैन को, शुएब समेत बहुत सारे वालिदैन जो मैं देख रहे हैं, उन्हें ये करनी चाहिए कि बच्चे को प्रेशर में नहीं आने देना अपने? नहीं देखिए, पता है कि असल में आप थोड़ा सा, एक तो ये है कि लाजमी बात है मेरी बेटी है तो मैं ज़्यादा अटैच हूँ, तो मेरी बात को फौरी तौर पर पिक कर लेती है।
और दूसरा ये कि अगर हम जब वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट के अंदर जब हम स्पेशली खड़े हुए होते हैं ना, तो हम उसको उसकी जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो याद दिला देते हैं कि बेसिकली आपने इस प्रैक्टिस में तो देखिए, जब अब ये रिकॉर्ड अटेम्प्ट कर रही थी तो मैंने उसको याद दिलाया कि यार देखो 290 भी की थी आपने, 290 भी की हैं आपने, तो 280 भी की हैं, 285 भी की हैं, तो अटेम्प्ट में तो आप का कोई इशू ही नहीं है ना, आप आराम से कर लेंगे। 270 कर लेना यार बस, आप अपना 100%। बस ये अगर बच्चे कहते हैं ना भाई तुम तो कर ही सकते हो ना, ये वो तो कर ही लेते हैं। वो एक रिलैक्सेशन वाला माहौल बेसिकली देने की जरूरत होती है। आई थिंक जो आपने बताया नहीं ना बच्चे को कि रिकॉर्ड किसका तोड़ना है, ये बड़ा अहम इसमें रोल है। मुझे फातिमा जरा बताएं, जब बाबा प्रैक्टिस करा रहे थे और आपको बताया भी नहीं था कि रिकॉर्ड तोड़ना है, बस वैसे ही कह रहे थे कि आपका पहला रिकॉर्ड है, हम जरा इसे और दोबारा से खुद तोड़ देते हैं, और 290 एल्बो स्ट्राइक्स आपने मारे, तो आपको थोड़ा शक हुआ ये बाबा इतना फोकस क्यों हो गया आजकल, ये पूरा महीना मेरे पे उन्होंने एक ही काम पे लगाया, चल बेटा यूं करती जा ये शक नहीं हुआ कुछ हो रहा है, बाबा के दिल में कुछ चल रहा है? नहीं, बस पापा ने बोला कि भाई अब आपको दोबारा बनाना है, तो मैंने कहा ठीक है भाई पापा, फिर मैं बनाती हूँ। फिर मैंने इसकी रोज़ाना प्रैक्टिस की, फिर मैं रोज़ इसकी प्रैक्टिस करती थी, फिर मैंने बना दिया रिकॉर्ड। थकती थी? हाँ, थक तो जा रही थी। बाबा से कहती थी बाबा थोड़ा रेस्ट करना है, हाँ, बाबा मान जाते थे? कभी ऐसा मामा को शिकायत लगानी पड़ी हो, मामा बाबा सुनते ही नहीं है? नहीं लगानी। नहीं कभी तो हुआ होगा। नहीं लगानी। ये जब रिकॉर्ड तोड़ा बाबा ने गिफ्ट क्या दिया है? अब याद है, ऐसे खामोशी से देख रही है, इसका जवाब मिल गया, अभी तक कोई तोहफा नहीं मिला। नहीं मिला तो यहीं बता दो, अभी ले लेते हैं। फौरन से बता दो कि बाबा मुझे ये चाहिए, बताओ क्या चाहिए। नहीं मांग लो, जरूर है जो जुबान पे देखो दो सिफारिशी बैठे हुए सिफारिश करेंगे। अभी तक कुछ सोचा ही नहीं। चलें, जब आप सोच लेंगे फिर आप जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चल जाए ना आपको गिफ्ट का नहीं सोचा कि आपने कुछ और सोचा और किसी और रिकॉर्ड का। थी कि अब क्या सोचा, अब आगे क्या करना है। एक रिकॉर्ड तो तोड़ दिया ना, और वो भी इतनी बड़ी आंटी का, अब आगे क्या करना है, अब कौन सा रिकॉर्ड तोड़ना है? अभी पापा मुझे प्रैक्टिस करा रहे हैं। अभी वैसे हुई प्रैक्टिस करिए, सॉरी मैं इसके नहीं, मुझे पता है छुपाना चाह रहे हैं। अभी नहीं छुपाना नहीं चाह रहा मैं। इंशाल्लाह ताला नारायण है, ये इंडिया के हैं, वो भी मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर हैं, और पहले मैंने उनके आई थिंक 3 रिकॉर्ड में उनके ब्रेक कर चुका हूँ, तो फातिमा इंशाल्लाह ताला उनका एक रिकॉर्ड ब्रेक करेंगी इंशाल्लाह ताला इन नेक्स्ट। जो रिकॉर्ड आपने ब्रेक किया? मैंने उस नारायण के जो है वो मैं 3 रिकॉर्ड ब्रेक कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो उसके पास अभी एक ही रिकॉर्ड बचा हुआ है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, उसके बाद एक रिकॉर्ड रह गया। इंशाल्लाह उनकी उम्र भी तकरीबन आई थिंक 32 ईयर्स के करीब होगी। अच्छा, मतलब फातिमा को टारगेट आपने दिया है, अपनों से बड़ा काम करना है, बड़ों को आपने ज़ेर करना है। नहीं, माशाल्लाह से फातिमा जो है, असल में फातिमा की जो कामयाबी है ना वो ये है कि फातिमा कि अगर आप वीडियोस देखेंगे तो फातिमा बहुत एग्रेसिव है, और जितनी ये मासूम यहाँ पे बैठी हुई है इतनी कराटे करते हुए ये होती नहीं है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। एक कराटे से मुतालिक मैंने सुना कि बच्चों को कराटे करना इसलिए बड़ा ज़रूरी होता है कि आपकी बॉडी का बैलेंस मेंटेन होता है, आपके रिफ्लेक्स मेंटेन होते हैं, और आप किसी भी स्पोर्ट्स में जाएं, कुछ भी करें, कराटे इज़ बेसिक। ये सही बात है? नहीं, बिल्कुल जी। देखें, कराटे तो मैं कहता हूँ कि आपकी लाइफ में जितनी भी चीज़ें ना उसमें सब में ही फ़ायदेमंद है ना। देखें आजकल सबसे पहले देखें, अभी मैं फातिमा को देता हूँ हेल्थ के हवाले से भी इसको टिप्स दे देता हूँ। सबसे पहला फ़ायदा बैलेंस, जो चीज़ें आपने कही है वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी इसके अंदर मजीद फ़ायदे हैं ना, कि मतलब मैंने फातिमा को ये भी बता रहा हूँ कि देखें यार आपने खाना क्या है। हमारे बच्चे सीखने के लिए आते हैं मार्शल आर्ट, तो अब पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे जो है मिल्क नहीं पीते, तो अब हम उनको क्या करते हैं, हम उनको समझाते हैं देखें यार अगर आपको अच्छी फाइट करनी है, अच्छी प्रैक्टिस करनी है, तो आपको मिल्क तो ज़रूर पीना है, दूध तो लाजमी पीना है आपको, ठीक है। फिर बच्चों को बातों बातों में उनको समझाते हैं कि यार आप ये चीज़ें ना खाएं, ये ना खाएं। तो माशाल्लाह फातिमा की भी हमने इसी तरह की ट्रेनिंग की कोशिश की है कि जो फातिमा ने जो है तकरीबन 4-5 महीने जब इसने पहली मरतबा आलमी रिकॉर्ड बनाया था, तो उस वक्त ये जो भी मतलब बच्चे खाते हैं चीज़ें, चॉकलेट, ये सब चीज़ बिल्कुल बिल्कुल छुड़वा दी आपने। तो ये मैंने इसको थोड़ा सा दूर किया था उन चीज़ों से। ये सर, ये तो क्या बात है, हेल्दी चीज़ें, ये हेल्दी चीज़ें जो खाएगी, जो इसको चाहिए वो इंशाल्लाह ताला इसको वो फिर नजर आता है, जो आप खाते हैं ना वो आप नजर आता है। चॉकलेट तो मैं खाती रहती हूँ। चॉकलेट खाती रहती है वो, अभी भी छुप छुपा के खा लेती है। आइसक्रीम की बहुत शौकीन है, नहीं खाने देते। नहीं, आइसक्रीम से मैं इसको मना नहीं करता, मैंने कहा चले एक आध चीज़ तो चलनी चाहिए। अच्छा फातिमा, मुझे ये बताएं कि और मजीद क्या क्या शौक है? चले ये तो एक ट्रेनिंग हो गई ना, ये तो अब्बा कह रहे हैं भाई करना है, रिकॉर्ड तोड़ना है, और मजीद क्या क्या करने का शौक है? और मुझे फौजी बनने का शौक है। माशाल्लाह। और किसी ऐसे होता है वैसे किसी से मोहल्ले में लड़ाई होगी, लगा दी एक? रैप भी तो करती हैं आप? वाकई? जरा सुने, अगर हो जाए फातिमा रैप करती हैं आप तो क्या बात है, ये तो नया है हमारे लिए, एक मामला सामने आ गया। बाबा कोई बनाया ही नहीं, पुराना वाला ही सुना तो पुराना सुना दे, हमारे लिए तो वो भी नया होगा।
छोटा सा सुना दे कोई। कासिया भाई तेरा आसिया भाई, जिसकी भी बारी है आने दे भाई, जो भी हूँ सबसे लगूँ मैं, मेरे काम मैं ना खाती हूँ, सबको बताती हूँ बेटा मैं समय पे कभी नहीं आती हूँ, समय पे आने वाले चले जाते, जिनको कुछ आता नहीं हमको समझाते, जिंदगी पिक्चर है फूल और कांटे, खिलाता कोई नहीं है सब अपने नसीब से खाते। वाह क्या बात है जी। ये इसके लिए भी प्रैक्टिस की? हाँ, मैं घर पे रैप लिखती रहती हूँ, गुच्छे बनाती रहती हूँ। अच्छा, खुद से बनाती रहती हूँ? जी, फिर मैं जब बना लेती हूँ, जब उसकी प्रैक्टिस हो जाती है, फिर मैं पापा को सुनाती हूँ। फिर बस ये कुछ यूट्यूब पे भी देख लेती है, कुछ नकल करती है, कुछ मिक्सअप करके कुछ ना कुछ तो मुझे बता देती है, दिखा भी देती है कभी कभी। तो आती है ना जब प्रैक्टिस करते हैं, जब हम स्टार्ट करने लगते हैं ना तो प्रैक्टिस तो पापा पहले एक मेरा रैप सुन ले। अच्छा, यानी ये भी जो है ना वो फुल प्रेशर में काम कराती है कि भाई उसके बाद जब प्रैक्टिस खत्म हो जाती है तो फिर पापा आइसक्रीम खिला दें। अच्छा, तो फिर आइसक्रीम कभी कभी इसको खिलानी पड़ती है, कभी रोजाना, ये रोजाना की इसकी फरमाइशें हैं ना पूरी करनी चाहिए। तो फिर इसकी जितनी कोशिश करते हैं कि जो जायज़ है वो पूरी करें, और बाज़ दफ़ा मना भी करता हूँ जो बात है सीधी, क्योंकि बच्चों को कभी कभी मना भी करना चाहिए। क्या बात है सर, ज़ाहिर है वो माशाल्लाह नाम बना रही हैं और आपका और पाकिस्तान का, लेकिन आपको भी तो अभी रिकग्नाइज़ किया गया ISPR की तरफ से। किसकी तरफ? ISPR की तरफ से। नहीं, मुझे ऐसा अभी नहीं हुआ? नहीं, अभी अच्छा, नहीं किया गया। ओके, हमें तो सुना है कि ऐसा कुछ चल रहा है। नहीं, मुझे अभी तक गवर्नमेंट लेवल पर जो है किसी भी सतह पर अभी तक रिकग्नाइज नहीं किया गया। हाँ, PSL के अंदर जो है मुझे ज़रूर अभी उसमें बुलाया गया था, वहाँ पे मुझे हमारे हीरोज़ के अवार्ड से नवाजा गया था। ये हमने आइडिया दे दिया है। तो बाकी है कि अगर रिकग्नाइज किया जाता है तो मेरे लिए बड़े प्राउड की बात होगी, बहुत खुशी की बात होगी, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में जो है वो सबसे ज़्यादा जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है मार्शल आर्ट के हवाले से, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हैं। और मार्शल आर्ट के अंदर मैं जो है मज़ीद रिकॉर्ड बना रहा हूँ, और आप सबको पता है कि 100 रिकॉर्ड बनाना जो है वो मेरा अज़म है, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला जल्द जो है वो मेरे ये 2 साल के अंदर अंदर मुझे अपने ये 100 रिकॉर्ड कंप्लीट करने हैं इंशाल्लाह। और सबसे अच्छी बात जो कि एक वालिद की हैसियत से आप अपनी बेटी को ट्रेनिंग दे रहे हैं। बेटियों के लिए ऐसी ट्रेनिंग्स और ऐसी चीज़ें उनको सिखाना बचपन से ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम हमेशा हमारे माशरे में ये कहते हैं कि लड़कियों की ज़िंदगी थोड़ी मुश्किल होती है, थोड़ी ज़्यादा उन्हें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो मेरा ये पैगाम हर उस वालिद को जो देख रहे हैं कि बस बच्चियों को अपनी मजबूत बनाएं। मजबूत बनाएं जी, बेटी हो या बेटा हो, मजबूत बनाएं। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। अब एक खबर ऐसी है जिससे बहुत सारे लोगों को हिम्मत और हौसला मिलेगा। गुजरावाला से खबर है जहां पर नौजवान ने अपनी माजूरी को मजबूरी बनाने के बजाय अमली ज़िंदगी गुजारने की ठान ली। रज़ा अली की हम बात करें, जिन्होंने बगैर किसी उस्ताद के, बगैर किसी ट्रेनिंग के वेब डेवलपर बने हैं और अब ऑर्डर पर वेबसाइट तैयार कर रहे हैं, अपना रोज़गार कमा रहे हैं। और ये वो तरीका है इज्जत से कमाने का जिसकी हम बार बार मिसालें देते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि हमारे लिए एक रोल मॉडल हैं। हमारी ज़िंदगी में बड़ा अहम किरदार इनका इसलिए होता है क्योंकि ये हमें बहुत पॉजिटिव वाइब्स दे के जाते हैं। जो ठीक हैं वो मांग रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सोच लेते हैं, ठान लेते हैं कि रोज़गार कमाना है, इज्जत से कमाना है। पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटी की बड़ी उम्दा सी मिसाल मोहसिन खालिद की रिपोर्ट में देखिए। हौसले बुलंद हों तो माजूरी भी आड़े नहीं आ सकती। अज़्म हिम्मत की ऐसी ही एक मिसाल गुजरावाला सुई गैस रोड का रिहायशी 20 साला रज़ा अली है। रज़ा पैदाइशी तौर पर CP चाइल्ड नामी बीमारी में मुब्तला है, जिसकी वजह से वो ना तो चल फिर सकता है और ना ही सही तरीके से बात कर सकता है। आवाज़ उसकी इतनी बेहतर नहीं है, लोग उसके लहजे को समझते नहीं है, टोन भी तब्दील हो जाती है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम तो होती है। कई लोग इसी वजह से चले भी जाते हैं कि जी हमने काम करवाना था लेकिन वो शायद हमारी बात नहीं समझ रहे या हम उनकी बात को समझ नहीं पा रहे, तो इसलिए मसाइल हो जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो समझ भी लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके। रज़ा ज़हनी तौर पर हशाश बशाश और बेहतरीन तख्लीकी सलाहियतों का मालिक है। नौजवान ने ऑनलाइन क्लासेस और किताबों की मदद से वेब डेवलपमेंट में महारत हासिल की और अब ऑर्डर पर वेबसाइट्स तैयार कर रहा है। डिपेंड करता है कि टाइप की वेबसाइट है। माजूरी के बावजूद रज़ा अली ने खुद को बेहतरीन वेब डेवलपर साबित किया और अब तक 5 वेबसाइट्स बना चुका है। पुरअज़्म नौजवान अब एंड्रॉइड और एप्पल ऐप डेवलपमेंट के कोर्सेज का भी इरादा रखता है। कैमरामैन शबीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरावाला। अब आपको लेकर चलते हैं मुल्तान और एक ऐसे नौजवान से मुलाकात कराते हैं जो हैं खतरों के खिलाड़ी। मोहम्मद अबरार स्केटिंग करते हैं ऐसी कि जो देखेगा दाद दिए बगैर नहीं रह सकेगा। और अबरार मुनासिब रोजगार के लिए एज इलेक्ट्रीशियन अपनी खिदमात भी सरअंजाम दे रहे हैं। राशिद हमीद ने इनसे की मुलाकात, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पैरों में पहिए लगाए मुल्तान की शाहराहों पर फराटे भरता ये है 20 साला मोहम्मद अबरार।
जो बिला खौफ व खतर शाहराहों पर करतब दिखाने में खूब महारत रखता है। मैं 9 साल से स्केटिंग कर रहा हूँ। अगर हुकूमत मेरा साथ दे तो इंशाल्लाह मैं इंटरनेशनल लेवल पर खेल सकता हूँ। स्केटिंग के खेल में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाने वाले इस नौजवान को जो भी देखता है दंग रह जाता है। बहुत मुश्किल स्टंट है, हुकूमत को चाहिए कि इसको प्रमोट करें ताकि नौजवान नस्ल आगे मुल्क का जाके नाम रोशन कर सके। पाकिस्तान में बिल्कुल टैलेंट की कमी नहीं है। अब इस भाई ने स्टंट किए हैं, बहुत अच्छा लगा देख के। खेल में मगन, आगे बढ़ने की लगन। अबरार मुनासिब रोजगार के लिए इलेक्ट्रिशियन का काम करता है। हुकूमत की जरा सी तवज्जो स्ट्रीट स्केटिंग के शौकीन अफराद को बड़ा स्टार बना सकती है। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। अब जरा रुख करेंगे लाहौर का, जहां की रिहायशी जुबैदा बेगम, जिन्होंने माजूरी को आड़े नहीं आने दिया। अज़्मो हिम्मत की मिसाल बन गई। एक सैलून वो चला रही हैं अपना और अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं। इस बाहिम्मत खातून से हमें मिलवाएंगी हमारी रिपोर्टर आयशा था। गिरती थी, मेरे ब्लड निकल आता था घुटनों से और लोग मुझे कहते थे कि ये क्या है, तमाशा बनाया हुआ इसने, लंगड़ी कहना, जाते हुए हुटिंग करनी। ये सदाएं आज भी जुबैदा के कानों में गूंजती हैं। 1.5 साल की उम्र में पोलियो हुआ तो टांग से माजूर हो गई, लेकिन जुबैदा ने इन्हीं जुमलों को अपनी ताकत बना लिया। 17 साला जुबैदा की शादी 50 साला शख्स से हुई, मगर ये खुशहाली भी 10 साल बाद शोहर के इंतकाल पर एहतमाम पजीर हो गई और जायदाद हड़प करने के लिए ससुरालियों ने बच्चों समेत घर से निकाल दिया। 5 बच्चे हैं। 10 साल मैं उनके साथ रही हूँ। 10 साल बाद उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद मेरी स्ट्रगल शुरू हुई ज़्यादा, क्योंकि पहले तो वो कमाते थे, खाते थे, मार्केट थी उनकी, ठीक थे। इस वजह से मेरी शादी पेरेंट्स ने की थी कि हमारी बच्ची आराम से बैठ के खाएगी। उन्होंने फिर अपने, मेरे जो देवर के बच्चे थे, उन्होंने अपने नाम करवा ली सारी जायदाद और मुझे घर से निकाल दिया। तनहा 5 बच्चों की कफालत करना किसी इम्तिहान से कम न था। ब्यूटी पार्लर खोला, लेकिन इब्तिदा में कस्टमर्स का इंतजार ही मुकद्दर ठहरा। 6 महीने बाद आया पहला क्लाइंट मेरे पार्लर में। 6 महीने तक सोचे मैंने वो किस तरह जिंदगी गुजारी है, वो मेरा, मैं जानती हूँ, मेरा अल्लाह। आज ब्यूटिशियन बनकर बाइज्जत रोजगार कमाने वाली जुबैदा का ईमान है कि मुश्किलें अपने साथ आसानियां जरूर लाती हैं। माजूरी को अपनी मजबूरी ना बनाते हुए जुबैदा पार्लर चलाकर अपना और अपने घर वालों का पेट पाल रही हैं, जो सबूत है इस बात का कि हौसले बुलंद हो तो कोई भी चीज राह की रुकावट नहीं बनती। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ आयशा अता, समा, लाहौर। ज़बरदस्त। और अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप इस मुआशरे का मुकाबला कर सकते हैं, तो उस हिम्मत को अपने सामने इस तरह से लेके आए कि वो मिसाल बने दूसरों के लिए, क्योंकि हमारे मुआशरे में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो कुछ करेंगे तो वो सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, या मुआशरे की बातें सुन के उनके अंदर कुछ करने का हौसला या हिम्मत ख़त्म हो जाती है। जुबैदा बेगम हमारे साथ आज मौजूद हैं, बाहिम्मत खातून हैं। आज इनसे हम बात करेंगे, इन्होंने ज़िंदगी किस तरह से गुजारी, कौन कौन सी मुश्किलात इन्होंने देखी, कौन कौन से ऐसे जुमले थे जब वो सुनती थी तो दिल खून के आंसू रोता था, आंखों में आंसू भी आते थे, लेकिन वो कहती थी नहीं, बच्चों के लिए, इस मुआशरे को मैंने जवाब देना है। अस्सलाम वालेकुम जुबैदा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा जुबैदा, मुझे ये बताएं, इतनी हिम्मत, इतना हौसला, यकीनन जब आपके बच्चे होते हैं तो बच्चों को देख देख के ये हौसला आ जाता है, लेकिन शुरू की ज़िंदगी, जब आपकी शादी हुई, उसके बाद जो मुश्किलात थी, या शादी से पहले, यकीनन हमारे अपने ही रिश्तेदार हमें बातें सुना सुना के मार देते हैं, वो तमाम चीज़ें मैं जानना चाहूँगी। बिल्कुल ऐसा ही है। पहले मैंने जब स्टार्ट किया था तो बहुत सारी बातें सुननी पड़ी थी कि गलत समझा जाता था पार्लरों को। उस वक्त 92 की बात है ये, कि पार्लर को इतना अच्छा नहीं लिया जाता था, लेकिन लोगों के ताने सुन सुन के और बातें सुन सुन के गिर जाती थी। जैसे लोग बातें बनाते थे तो बड़ा तकलीफ़ होती थी, लेकिन मैंने अपना जो सफ़र चुना था वो मैंने तय किया, अल्लाह का शुक्र है। तो जुबैदा, वो कौन सा ऐसा बहुत चुपता हुआ जुमला था जो कि दिल में लगता था और आप कहती थी कि बस अब आंखें बंद करनी है और बस अल्लाह ही है जो मुझे हौसला देगा? हाँ, एक टाइम आया था, मैंने इस तरह की कोशिश की थी कि आंखें बंद कर लूँ, लेकिन फिर जब 5 जिंदगियां साथ जुड़ी थी तो फिर उनको लेके चलना था। मैंने बहुत जुमले ऐसे हैं कि मैं लफ्ज़ों में बयान करने लगूँ। लेकिन वो लम्हा कब आया था? 2 मिनट की या 3 मिनट की। वो लम्हा कब आया था, क्यों आया था? छोटे छोटे बच्चों को
ये छोटे छोटे बच्चों को लेके जब यहाँ आई थी मैं, तो सलोन खोला था, तो 6 महीने जो कोई क्लाइंट नहीं आता था, तब मैं आती थी तो लोग आवाज़ें कसते थे, बुरी बुरी बातें करते थे। जो आसपास के लोग थे, इलाके के लोग, हाँ, जहाँ मैंने पार्लर खोला था ना, क्या कहते थे? लोग ऐसे लोगों को कहाँ छोड़ते हैं जो नॉर्मली नहीं चलते। चलना तो कहना लंगड़ी जा रही है, वो देखो देखो, हुटिंग करनी और इस तरह की बातें, गिर जाना तो कहना तुम सुकून से घर बैठ जाओ। आप जवाब या फिर देती इस तरह का कि तुम कुछ कहती थी उनसे? नहीं, मैं चुप करके गुजर जाती थी, नहीं आंखों में आंसू लिए गुजर जाती थी चुप करके। उसके बाद वापस जब पहुंच जाना अपने कमरे में, आंसू तो रोक नहीं सकती होंगी। हाँ, फिर रोती थी, छुप छुप के रोती थी। बच्चों के सामने कभी रोई? नहीं, बच्चों के सामने नहीं रोई। बच्चे समझते थे कि इस वक्त हम परेशान हैं, मुश्किल में हैं। कभी ऐसा हुआ आंखों में आंसू छोटे थे लेकिन हो, समझते थे, तकलीफ में हो, रो रही हो, अकेले बैठकर बच्चे ने आके आंसू पहुंचे हो कि माँ जी मत रो? बहुत मर्तबा ऐसा हुआ है। बच्चे आंसू पहुंचते हैं माँ के। हम सब माँ और बहन और बेटी क्यों नहीं समझ लेते इस औरत को, जो मोहल्लेदार या जो भी इलाके के लोग जिन्होंने जुमला कसा, कभी भी कसा। मेरा 3-4 साल बेटा छोटा है, वो मुझे कहता होता था, अम्मी मैं हूँ ना, आप क्यों रो रही हैं, आप छुप जाए ना मेरे साथ। कितनी तकलीफ की ये बात है कि वो 3 साल का बेटा कह रहा है मैं आपके साथ हूँ, आप चुप हो जाएं, और वो जवान और वो बड़े लोग जो बाहर होते हैं, कहने को मर्द हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, इस औरत की आंखों में आंसू लाते हैं। वो 3 साल का बच्चा आंसू पहुंचना जानता है। अल्लाह ताला हिदायत दे लोगों को, लोग जीने नहीं देते। बड़ी मुश्किल से ये सफ़र तय किया मैंने। मुझे लेकिन ये बताएं, ये तो ये ज़ाहिर बड़ा तकलीफ़देह है, लेकिन ये जो एक मामला मैं रिपोर्ट में भी देख रहा था, ससुरालियों का मामला, देवर के बच्चों ने घर से निकाल दिया, कब्ज़ा कर लिया, ये सारा मामला क्या रहा? जब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के निकाला था ना सर, मैं इस तरह थी, मैं बैठ गई थी क्योंकि वो खींच के निकाल रहे थे, तो मैं गिर गई थी। तो उन्होंने मुझे घसीट के बाहर फेंका था और मेरे सर पे दुपट्टा भी नहीं था, तो मैंने आवाज़ दी मुझे दुपट्टा दे दें। तो उन्होंने ऐसे चादर फेंक दी ना, तो मैं 5 घंटे तक जो गली में रोई थी ना, वो मैं जानती हूँ, अल्लाह जानता है, मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग थे जमा हो गए जैसे तमाशा कोई हो रहा है। उस वक्त मैं चाह रहा हूँ जरा मुझे उस वक्त सोच लिया था, उस वक्त में लेकर चलें, उस वक्त में लेकर चलें, कब की बात है ये, घर पे कौन कौन था? क्योंकि आप उनकी ताई थी, आप माँ जैसी थी, उनकी ताई थी, माँ जैसी थी उनकी, उस देवर की भाभी थी, माँ जैसी थी आप। वो देवर, देवरानी, वो बच्चे, क्या सब मौजूद थे? क्या किसी का दिल नहीं पसीजा? क्या किसी ने ये नहीं सोचा कि ये कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं? अल्लाह मकाफाते अमल है, दुनिया में इंसान भुगत लेता है। उसने जब मुझे बाहर फेंका था ना, तो तब मुझे लगता था मेरी दुनिया ख़त्म हो गई है, या तो आज मैं मर जाऊंगी या फिर बच्चे लूँगी। अगर दे दिए इन्होंने तो अल्लाह पे तवक्कल थी मुझे कि अल्लाह ताला तू सुन रहा है, अच्छा, तो मुझे बच्चे दे दे, बस मैं बच्चों को लेके चली जाऊँ। बच्चे नहीं दिए थे आपको? भी नहीं दे रहे थे उस टाइम। मतलब आपके उस टाइम नहीं दे रहे थे ना, अकेले आपके 5 बच्चे उनके पास थे और उन्होंने आपको अकेले घर से निकाला, तो फिर ज़ुबैदा आपने बच्चे कैसे लिए अपने? उन्होंने दरअसल ना, उन्होंने मेरे बच्चों को ना कोई एक देवर के 2 बच्चे मेरे एक देवर के घर होते थे, एक मेरी नंद की बेटी के पास बेटी होती थी, यानी मेरा कोई उनके मरने के बाद कोई मकाम नहीं रहा था मुझे। उन्होंने ये उनको समझा था कि इनको मुलाजिम ही बना लेंगे अपने, तो इसको निकालो, यानी बच्चों को मुलाजिम बना लेंगे, इसकी माँ को निकाल दो, ये सोच थी उनकी। हाँ, ये सोच थी उनकी। ये शौहर के इंतकाल के कितने अरसे बाद हुआ? कोई 6-7 महीने बाद। और वो जो घर था जिससे आपको निकाला, क्या उसमें वो आपके शौहर का था, उनके नाम था, उनका हिस्सा था, क्या था? प्रॉपर्टी हमारी थी ना, जिस वजह से वो सारी प्रॉपर्टी हमारी थी। तो क्योंकि उन्होंने अपने नाम कैसे करा ली? इतने बड़ी उम्र के हॉस्पिटल में थे, अस्पताल में थे, नॉर्थ मेडिकल वार्ड में, तो वहाँ वो आए हैं टैक्स जमा करवाना है, तो वो कोई साइन वाइन कराने, आप ज़रा बाहर चली जाएं। तो मैं उस वक्त इतनी छोटी थी, 27 साल क्या एज होती है? बिल्कुल। तो 27 साल की एज थी, मुझे बाहर भेज के उन्होंने साइन वगैरह अंगूठे लगवा लिए, तो मैं समझी टैक्सी आया होएगा। उसके बाद पता चला कि नहीं, वो प्रॉपर्टी उन्होंने अपने नाम करवाई। तो ज़ुबैदा, आपने जैसे आप कह रही हैं कि ससुरालियों का इतना जुल्म, या वो जो बच्चे थे वो उन्होंने आपके रख लिए, उन्होंने आपके देवर या आपकी नंदे, आपने कहीं किसी से कोई मदद मांगने की कोशिश की?
मेरे पेरेंट्स बहुत नाइस लोग थे और मेरी 7 बहनें और 2 भाई हैं, वो इस काबिल नहीं थे कि वो आके झगड़ा करते, लड़ाई करते। और कोई भी ऐसा बंदा नहीं था कि जो मेरी मदद के लिए पहुंचता उस टाइम। तो मैं थी और मेरा अल्लाह था और मेरे बच्चे थे। अल्लाह ने आपको हिम्मत दी और वो आज नज़र भी आ रहा है। तो ये उधर से निकालने के बाद फिर ये जो आपने सैलून खोला, ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? मेरे साथ एक लड़की सीख रही थी। मैंने शादी से पहले, शादी के बाद जब मेरे हस्बैंड ज़िंदा थे ना, तब थोड़ा सा सीखा था। तो वो मेरे साथ सीख रही थी, तो उसने मुझे बताया कि ज़ुबैदा अगर इधर पार्लर खोलोगी ना मॉडल टाउन की तरफ, तो इधर कोई पार्लर नहीं है, आपका पार्लर बहुत चलेगा। तो वो मेरे साथ आई, हम रिक्शे पे आए थे और आके दुकान वगैरह चेक करके गए थे। एक रात मैं उनके घर ही रही थी उन बच्चों समेत। जब बच्चे मुझे मिल गए थे ना, तो मैं अपनी दोस्त के घर चली गई। वो मेरे साथ आई। अगले दिन फिर हमने यहाँ एक घर लिया, कमरा एक, और एक दुकान ली। 500 किराया था उसका उस टाइम। तो वो लेके तो मैंने 10-12 हज़ार रुपये उसमें लगाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड की ग्रेजुएटी 75,000 मेरे पास थी। वो कुछ खा रहे थे हम लोग थोड़ा थोड़ा करके, और कुछ से मैंने पार्लर चलाया था, खोला था। तो उसके बाद 6 माह तक जो फिर वो कोई क्लाइंट नहीं आया ना, वो बड़े मुश्किल दिन थे, क्योंकि पैसे भी जेब में नहीं होते थे और बच्चे भी ज़ाहिर मेरे पास थे, किराया भी देना होता था, घर का भी, दुकान का भी। तो इस तरह वो ज़ुबैदा, लेकिन उन 6 महीनों में ज़ाहिर आप कहते हैं आप नहीं भूल सकती, किराया भी देना, उससे 75,000 वो जो ग्रेजुएटी के थे वो थोड़े थोड़े आप इस्तेमाल करती चली गई। लेकिन कोई ऐसा दिन आया, कोई ऐसा वक्त आया जब आपके पास बिल्कुल पैसे ख़त्म हो गए हों, बच्चे भूख से तड़प रहे हों और एक माँ के लिए बड़ा मुश्किल के लम्हात होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल आया। हमारे इधर ही एक होटल है, मैंने बच्चे के हाथ एक चिट लेके के भेजी। मैंने कहा मुझे ना 10 रुपए की दाल रोटियां दे दे। तो मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं, जबकि पैसे तो मेरे पास थे ही नहीं। उन्होंने दे दिया, भरम रखा मेरा। तो वो मैंने बच्चों को खिलाया। वो दिन मुझे नहीं भूलता। मैं जब भी गुजरती हूँ उस दुकान के आगे से मुझे याद आता है। 5 बच्चे हों और सिर्फ 10 रुपए की रोटी और दाल मंगवा के उन सब का पेट भरने की कोशिश की एक माँ ने। ज़ाहिर है माँ ख़ुद तो भूखी रह लेती है, लेकिन औलाद भूखी सोए ये माँ से बर्दाश्त नहीं होता। ये बड़े तकलीफ़ दे लम्हात हैं। मुझे अपने बच्चों से मुताल्लिक़ भी बताएंगी ज़ुबैदा कि क्या एज है उनकी और पढ़ाई से मुताल्लिक़? शादीशुदा है सब। अच्छा, माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है सब। किसी ने एमफिल किया है, माशाल्लाह। किसी ने। तो ये सारे बच्चों को जो आपने ज़ुबैदा पढ़ाया, ज़ाहिर है ये आपके लिए एक एज ए सिंगल पेरेंट बड़ा मुश्किल तो रहा होगा, लेकिन जिस तरह आपके लिए एमफिल भी किया माशाल्लाह, तो मुझे सारा सब बच्चों के मुतालिक बताएं कितना कितना पढ़ा उनसे, आज कहाँ कहाँ पर हैं। और ज़ाहिर है जब बच्चे कामयाब होते हैं तो माँ पिछली तकलीफ़ें भूल जाती है। हाँ बिल्कुल, अब मैं भूल चुकी हुई हूँ। वो याद कराने पे बस दिल दुख जाता है। अल्लाह का शुक्र है, मेरा बड़ा बेटा जो है वो सऊदीया में होता है और वो है लैब टेक्नीशियन। और उसके बाद 2 बच्चियां हैं। एक मेरी बेटी ग्रैंड चार्टर में पढ़ाती है माशाल्लाह। दूसरी बच्ची जो दुबई में शादी करके गई थी, दोनों शादी उधर ही रहते थे मियाँ बीवी। फिर उसके मियाँ को मैंने कॉल की कि अब मेरे से सैलून का काम नहीं होता है और सैलून काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि ये आप लोग आ जाओ। वो आगे फिर वो बच्ची के हैंड ओवर कर दिया मैंने। तो उससे अभी मैंने एक फ्री ऑफ कॉस्ट खोला है सैलून गरीब बच्चियों के लिए, जो मेरी तरह धक्के ना खाए, वो मेरे पास आएँ। फ्री में उनको मैं सिखाऊंगी, 4 घंटे रोज़ाना दें। 6 मंथ्स में उनको इंशाल्लाह उनके पाँव पे खड़ा करूंगी। और मैं आपके चैनल के थ्रू ये भी कहना चाहती हूँ कि मेरा एक छोटा सा मैंने चैनल बनाया, यूट्यूब चैनल ज़ुबैदाज़ लाइफ। तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सारों को मैं बिल्कुल ये हम भी कहते हैं इस प्लेटफॉर्म से सीखने के साथ साथ बहुत सारे पैगाम भी हमें मिलेंगे, क्योंकि आप जिस अज़्म के साथ काम कर रही हैं, अल्लाह ताला मुझे चुन ले अपने बंदों में। और जितना आप अच्छा काम कर रही हैं ना, क्या आप कहती हैं कि आपने उन लड़कियों के लिए एक सैलून खोला है जिनको शायद आपकी नज़र में कि उन्हें आप जैसे ज़िंदगी ना गुजारनी पड़े, ये आप शायद दुनिया में जन्नत कमा रही है। ज़ुबैदा, वो आपके देवर या वो आपकी नंद जिन्होंने निकाला था घर से और आप कह रही हैं कि आपके बच्चे ले लिए थे, आप बगैर दुपट्टे आपको सड़क पर उन्होंने फेंका था, उनसे मुतालिक अब बताएं अब कहाँ है? अल्लाह उनका भला करे। अब तो उस दुनिया में ही नहीं रहे वो, अब इस दुनिया में ही नहीं रहे वो। अच्छा। क्योंकि वो एज में बहुत बड़े बड़े थे, तो अब तो 1-2 रह गए हैं, बाकी तो सब अल्लाह को प्यारे हो गए। कभी राब्ता हुआ उनसे या उन्होंने करने की कोशिश की? और राब्ता
20 साल बाद मुझे फ़ोन आया मेरी देवरानी का, तो मुझे कहती है मैं ना, अल्लाह बख्शे अब तो वो भी फौत हो गई है, उसका मियाँ भी फौत हो गया, तब जिंदा थे। तो 20 साल बाद फ़ोन आया कि आपके हस्बैंड ने, सादक ने हमसे 10,000 रुपये उधार लिए थे अपनी लाइफ में, तो आपके बच्चे तब छोटे थे, तो अब बड़े हो गए हैं, तो हक बनता है उनका कि वो 20 साल बाद कॉल की भी तो माफ़ी मांगने के लिए नहीं की, 10,000 रुपये मांगने के लिए की। फिर भी मैं कहता हूँ बड़ी अजीम है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, चले गए ज़ाहिर है। बेटे से बात की तो मेरे बेटे ने फिर, हाँ अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, और मैंने अपने बेटे से बात की कि तुम्हारी चाची का फ़ोन आया था और इस तरह कह रही, तो कहता है अम्मी जान मैं अभी जाता हूँ। उसने गाड़ी निकाली, उसी टाइम गया, जाके हाथ जोड़े, कहा जैसी माँ वैसा बेटा, पहले बता देते। बेटे ने भी सोच लिया कि अगर मेरे वालिद ने अगर उधार लिया था तो चलो मैं चुकाता हूँ वो उधार। बेटे ने वो फ़र्ज़ अदा कर दिया। ज़ुबैदा's लाइव, कहा पहले मुझे बता देते। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ज़ुबैदा's लाइफ जी, ये हम भी कह रहे हैं सब्सक्राइब करें इस यूट्यूब चैनल को, क्योंकि हमें इनको मज़ीद कामयाब बनाना है, क्योंकि ये बहुत सारी खवातीन को कामयाब बनाने का मिशन लेके आ गए हैं। जी 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 प्लीज़। मैंने सलोन तो बना लिया अपना, अभी सही, अभी चैनल खोला है। मैं चाह रही हूँ कि कुछ अर्निंग उधर से भी आए तो इंशाल्लाह कोई बड़े पैमाने पे कोई काम। बिल्कुल, आपकी ये नीयत बहुत साफ है। गरीबों के लिए, स्पेशली उन खवातीन के लिए जो खुदा ना खास्ता किसी ट्रॉमा से दो चार हो जाती हैं, उनको रोज़गार कमाने के लिए कोई रास्ता दिखा सकें, आप वो कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपको और कामयाब करे और हिम्मत दिए रखे। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक जनाब। अभी खबर है लाहौर से, जहां सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट की फैक्ट्री में लगने वाली आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। इस वक्त क्या सूरत हाल है, इसी पर बात करेंगे। अपने नुमाइंदा शाहीन मिशाल ने हमें ज्वाइन किया। शाहीन बताएगा किस दर्जे की आग इसे करार दिया जा रहा है और अभी तक काबू क्यों नहीं पाया गया। बिल्कुल महक, ये तीसरे दर्जे की आग करार दी जा रही है रेस्क्यू की जानिब से, और क्योंकि ये केमिकल फैक्ट्री है और जिसकी वजह से ये शोलों ने फैक्ट्री को अपनी लपेट में लिए हुआ है, जिसकी वजह से आग पे काबू नहीं पाया जा सका। रेस्क्यू की गाड़ियों की अगर बात की जाए तो तकरीबन 15 रेस्क्यू की फायर फाइटर्स गाड़ियाँ जो हैं वो इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं, और रेस्क्यू के 35 एहलकार इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। जिस तरीके से अगर कोई रुई की फैक्ट्री होती है, उसमें रुई की गांठें होती हैं, तो उस पर भी आग पे काबू पाना काफ़ी मुश्किल होता है। इसी तरह ये केमिकल की फैक्ट्री है और इस वजह से रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक आग पर काबू पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। साथ में ये भी बताया जा रहा है कि ये जो रकबा है इस फैक्ट्री का वो तकरीबन 2 एकड़ है, और वक्फे से यहाँ से धमाके की आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं। अंदर केमिकल के ड्रम्स हैं। जो ऐनी शाहिदीन हैं उनके मुताबिक जो वेयर हाउस है फैक्ट्री का, वहाँ पर ये आग पहले भड़की, तो उसके बाद आग ने पूरी फैक्ट्री को अपने लपेट में ले लिया, और जो यहाँ पर वर्कर्स थे तकरीबन 8 से 10 के करीब मौजूद थे, उन्होंने भागकर जान बचाई। रेस्क्यू के मुताबिक अंदर कोई शख्स हो सकता है, इब्तदाई तौर पर तभी कोई शख्स मौजूद नहीं है, लेकिन ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद इस बारे में बताया जा सकता है कि अंदर कोई मौजूद है या नहीं। जो करीबी फैक्ट्रियाँ हैं उनको भी खाली करवा लिया गया है, क्योंकि आग की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर जो मीडिया और बाकी अफराद मौजूद हैं उनको भी करीब नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि बॉयलर्स हैं अंदर, वो किसी वक्त भी फट सकते हैं, मज़ीद नुकसान जानी हो सकता है। इसलिए आग जो यहाँ के शाहीन हमें अपडेट करें, और से आपका बेहद शुक्रिया शाहीन बताने के लिए। तो जनाब आगे बढ़ते हैं, और अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताएं कि ज़हनी मसाइल से निकलने के लिए अक्सर शहरी क्या करते हैं, अद्वियात का इस्तेमाल कर लेते हैं, और लेकिन उन अद्वियात के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं ये बिल्कुल नहीं सोचते। और नींद नहीं आ रही तो स्लीपिंग पिल्स ले ली, फलाना डिप्रेशन है तो वो फलानी दवाई खा ली, लेकिन ये दवाइयाँ आपकी ज़िंदगी पर कितनी असरअंदाज होती है, हमने एक सेगमेंट रिकॉर्ड किया है, आइए आपको दिखाते हैं। अक्सर ऐसा होता है, चेहरे पर तो मुस्कुराहट होती है, कोई तनाव नहीं होता, लेकिन दिमागी तनाव होता है, ये ज़हनी उलझन। आज इसकी सुलझन की बात करते हैं, और सुलझन के लिए क्या दवाएं अहम होती हैं या गुफ्तगू भी अहम होती है, और दवाओं के साथ गुफ्तगू का क्या रोल होता है, ये बात करना कितनी ज़रूरी होती है, और बात करने से ज़हनी उलझन से छुटकारा हासिल करना कितना आसान होता है। इस सफ़र की आज हम बात करेंगे। तस्कीन हेल्थ इनिशिएटिव का एक वीडियो पैगाम आपको पहले दिखाते हैं और फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। तो जनाब हमने आपको वीडियो दिखाई, इसी पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन करेंगे ताहा साबरी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, जब हम किसी से बात करते हैं बड़े मुस्कुराहट वाले अंदाज में हमें जवाब मिलते हैं, जैसे कि शुएब ने कहा भी कि मुस्कुराहट होती है चेहरे पे, लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं कोई ना कोई उलझन ज़रूर होती है, और मुझे लगता है हर 3 में से 2 शख्स ऐसे होते हैं जो इस चीज़ से मुतासिर होते हैं। तो सिर्फ बातों से हम लोगों को पॉजिटिविटी की जानिब लेके जा सकते हैं, या कोई और भी चीज़ है जो कि अहम किरदार अदा करती है?
बिल्कुल टेंशन सब लोग महसूस करते हैं। टेंशन ज़िंदगी का हिस्सा है। जब टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाए और हम उससे मुकाबला ना कर पाएँ तो वो टेंशन की बीमारी यानी ज़हनी बीमारी की शक्ल ले सकती है। बाज़ मुतासरीन गुफ्तगू के ज़रिए इलाज से फ़ायदा उठा सकते हैं और गुफ्तगू के ज़रिए इलाज करते हैं साइकोलॉजिस्ट। वो एक किस्म के माहिर नफ्सियात होते हैं। लेकिन कुछ लोगों को जिनके जज्बात और ख़यालात इतने बेकाबू हो जाते हैं कि वो सिर्फ गुफ्तगू के ज़रिए इलाज से फ़ायदा नहीं उठा पा रहे तो उनको फिर नफ्सियाती दवाइयों की मदद लेनी पड़ती है। क्या इसका तयन एक साइकोलॉजिस्ट करता है कि अब गुफ्तगू से फ़ायदा नहीं हो रहा, ही नीड्स अ साइकियाट्रिस्ट? बिल्कुल। तो सबसे पहले हम यही कहते हैं कि आप जाएं किसी साइकोलॉजिस्ट के पास और गुफ्तगू के ज़रिए इलाज करवाएं। अगर सिर्फ उससे अगर फ़ायदा नहीं हो रहा होगा तो फिर वो आपको बताएगा कि आपको इस साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है। वो एक और किस्म होती है माहिर नफ्सियात की और वो दवाइयों के ज़रिए इलाज करते हैं। अच्छा ताहा मुझे समझाएं कि चले आप डॉक्टर के पास तो चले गए या अभी जैसे आपने कहा जी कि आप मेडिकल शॉप पे जाते कहते हैं जी ज़रा हमारे साथ ये मसला वो आपको नींद की दवाइयाँ देते हैं। एक आम शहरी की आसानी के लिए वो ये कैसे समझेगा कि जो दवाइयाँ वो इस्तेमाल कर रहा है वो उसके लिए बेहतर है, उसके लिए अच्छी है, उसकी समझ में कैसे आई ये चीज़? तो देखिए अमूमन क्या होता है कि जो टेंशन की दवाइयाँ होती हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स वाज़े हो जाते हैं। सही, मसलन के आपका सर भारी भारी महसूस होगा, आपको आपकी भूख पे असर पड़ेगा, वज़न पे असर पड़ेगा आपको, क्योंकि इनका मकसद ये होता है कि वो आपके जो जज्बात और ख़यालात हैं ना उनको काबू में लेके आने की मदद करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है अगर बहुत ज़्यादा मिकदार मिल रही हो तो काबू पे आने के बजाय आप सुन्न हो जाते हैं। अच्छा, आप सुन महसूस बेसिकली वो आपके सोचने समझने की सलाहियत को, आपके जज्बात को मैं यूँ समझूं कि थोड़ा सा स्लो डाउन कर देते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो गए तो उसका भी नुकसान। लेकिन ताहा ज़ाहिर है ये दवाई से मुतालिक हमेशा ये बात की जाती है कि क्योंकि बहुत सी दवाइयाँ ऐसे नहीं कि साइड इफेक्ट्स तो होते हैं और हमें फिर ये डिटर्मिन करना होता है एक दवाई का नुकसान ज़्यादा या कि उसके इस्तेमाल करने से उसमें फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है। इस मामले में क्या तो यही वो क्राइटेरिया होता है और इसलिए आपको ज़्यादातर जो ये ज़हनी दबाव टेंशन के मसाइल होते हैं अगर आप जल्दी एक्ट कर लें, अगर आप गुफ्तगू के ज़रिए इलाज करवाएं और साथ साथ अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लेके आएं, लाइक वर्जिश, रूहानियत, बातचीत, मशगले वो अपनाएं तो आप बेहतर हो जाते हैं। लेकिन ये दवाई अमूमन उन लोगों के लिए होती है जिनकी जो कैफियत है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत में आगे बढ़ जाती है, तो तब उनको ज़रूरत पड़ती है और तब ये देखना पड़ता है कि यार जो उनके अपने मनफी रवैये हैं जो उनकी ज़िंदगी पे इतना बुरा असर कर रहे हैं तो फिर सही दवाई के भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं लेकिन जो दवाई के जो फ़वाइद हैं वो उसके साइड इफ़ेक्ट से ज़्यादा बेहतर हैं या नहीं। तो जिस तरह आपने बोला तो और वो सिर्फ माहिर नफ्सियात से रुजू के बाद पता था, खुद अगर आप लेंगे तो फिर मसला होगा, लेकिन माहिर नफ्सियात भी देख के चुने क्योंकि वो भी हर तरह के लोग हैं। अच्छा ताहा मुझे ये बताएं कि जैसे घर में एक शख्स है वो डिप्रेशन में है, बातचीत के जरिए हम उसका डिप्रेशन दूर करने की कोशिश करते हैं लेकिन बातचीत भी एक हद तक हम उससे कर पाते हैं, उसका डिप्रेशन वहीं रहता है बल्कि बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हमें कहाँ पर जाके पता चलेगा कि अच्छा अब इसको डॉक्टर की ज़रूरत है, अब इसको हम नहीं ट्रीट कर सकते, अब ये बातों से इसका हल नहीं निकल सकता, अब हमने इसको डॉक्टर पे लेके जाना है। जो घर वाले हैं वो उस बंदे को किस तरह से सेव रख सकते हैं, किस तरह से डॉक्टर के पास लेके जा सकते हैं? देखिए पहले तो है कि घर वालों के बात करने का तरीका है, फिर है कि माहिर के बात करने का तरीका है। सो गुफ्तगू का इलाज होता है वो सिर्फ ऐसे नहीं है बस आपने बोल के हेलो हाँ कैसे हो, नाश्ता कर लो, इतना सिंपल नहीं होता। तो घर वालों का चलने एक तरीका होता है लेकिन सबसे पहले वो, लेकिन उसको हम गुफ्तगू का इलाज नहीं कहेंगे। सही, गुफ्तगू का इलाज एक स्पेशलाइज तरीके से होता है, उसमें स्पेशलाइज सवालात पूछे जाते हैं, सही तरह एक डायग्नोसिस एक असेसमेंट की जाती है, शख्स को मालूम होता है कि मेरा इलाज हो रहा है और वो एक माहिर एक तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप जाएं साइकोलॉजिस्ट के पास जो डॉक्टर नहीं होते। सही, वो माहिर नफ्सियात वो बातों के जरिए इलाज और वो सही तरह करेंगे। हाँ, और फिर अगर वो बोलेंगे कि यार इसको ज़रूरत है दवाई की तो फिर आप डॉक्टर या साइकियाट्रिस्ट के पास ले। इसको यूँ समझ लें कि कोई मसला अगर आपको फील हो रहा है या आपके फैमिली मेम्बर को फील हो रहा है वो आपको लेकर जाता है एक साइकोलॉजिस्ट के पास, वो डिटर्मिन करेगा कि मामले की नोयत क्या है, बिल्कुल हिल ट्राई, और अगर नहीं होगा तो साइकियाट्रिस्ट, दवाइयाँ। लेकिन क्या इस दवाई के साथ या इस दवाई के बाद? इस दवाई के साथ साथ उसकी भी ज़रूरत होगी। ओके, बस दवाइयों का मकसद बुनियादी देखिए, असल जो इलाज गुफ्तगू का इलाज ही है। दवाइयों का मकसद है कि आपके जज्बात और ख्यालात आपके कंट्रोल में आ जाएं। बेसिकली दवाई सिर्फ आपको थोड़ा सा बेहतर उस टाइम कर रही है ताकि आप रिएक्ट ना करें, रिलैक्स कर देती है। अच्छा ताहा आप खुद भी डॉक्टर हैं, आप मुझे बताएं कि जैसे कि कोई भी आम शख्स रात को सोते वक्त स्लीपिंग पिल्स ले रहा है,
कभी कभी ऐसा होता है कि वो दिन में भी लेना शुरू कर देता है कि सुकून नहीं लेना आता, पड़ता है, लेना पड़ता है ना, दिन में एडिक्शन हो जाती है, आदत हो जाती है। डिप्रेशन में आप वो आप सिगरेट पीते हैं, चर्च पीते हैं, उसी तरह वही उसकी भी वही आदत हो जाती है। तो ये हम अपनी आवाम को उनको किस तरीके से आसानी से समझा सकते हैं कि आपने इतनी देर के बाद दवाई लेनी है, आपने दवाई लेनी ही नहीं। देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने आप पे दवाई लेनी ही नहीं है, आपने सिर्फ माहिर नफ्सियात के मशवरे से लेनी है। और अगर आप इस मसले में मुब्तला हैं, अगर आप, और ये रिसेंट हर दूसरे घर में ये कोई ना कोई एडिक्टेड है स्लीपिंग पिल से। बहुत सारे नाम है उनके, मैं लेना नहीं चाहता बिकॉज वो है, लेकिन हम सबको पता है, राइट। तो अब अगर कोई इस तरह है एडिक्टेड, तो उनको फौरी तौर पे किसी माहिर नफ्सियात के पास लेके जाएं, ताकि वो फिर आहिस्ता, और इमीडिएटली छोड़ना भी नुकसानदेह है। अगर आप इमीडिएटली छोड़ देंगे आहिस्ता आहिस्ता तो आपको फिर विड्रॉल सिम्टम्स होंगे और आपका शायद उससे भी बड़ा नफ्सियाती कोई मसला हो जाए। तो उसका भी छोड़ने का भी एक तरीका होता है, और कभी भी उसको रिप्लेस करना पड़ता है किसी लेस हार्मफुल दवाई से। तो वो सिर्फ एक माहिर नफ्सियात से आप मशवरा करें, बट इसको रिकगनाइज करें कि ये मसला है। अगर आप स्लीपिंग पिल के आदी हैं सो वो नॉर्मल नहीं है, और ये आपकी पूरे बाकी जिस्म पे भी मनफी असर कर रहा होता है, आपके गुर्दों पे, आपके दिल पे, आपके बाकी आज़ा पे भी। सही, जिस तरह दवाई इलाज करती है आपके जिस्म में दाखिल होकर ब्लड स्ट्रीम में जाके, इसी तरह गुफ्तगू भी आपके दिमाग पे जाके वो उस उलझन को बेसिकली खोलती है। ये जो अब हम माइंड साइंस एक्सपर्ट से मुतालिक बात करते हैं, हिप्नोटिज्म के ज़रिए इलाज की बात करते हैं कि वो गुफ्तगू के ज़रिए दिमाग में घुस के उस किस तरीके से होता है, किस तरीके से होता है, क्या ये इंपॉर्टेंट है और ये होना चाहिए, इससे फ़ायदा हो रहा है? तो देखिए, हमें जदीद रिसर्च ने दिखाया है कि दिमाग एक बहुत अनोखा आज़ा है, और वो किस तरह, जिस तरह आपका गुर्दा है, आपका जिगर है, आपका दिल है, वो आप पैदा हुए, जिस तरह आप बड़े हो रहे हैं, उनमें कीमियाई तब्दीली, मतलब वो बस बढ़ते रहते हैं, लेकिन उनमें कोई हमारे जो तजर्बे हैं वो उनमें तब्दीली लेके नहीं आते। दिमाग की ख़ास बात यह है, दिमाग हमारे जो नफ्स है उसकी सीट है, सही। और जो हमारे जो होते हैं तजर्बे, खुशगवार तजर्बे, नाखुशगवार तजर्बे, उससे हमारे दिमाग में कीमियाई तब्दीलियाँ होती हैं बाकायदा। तो जब सदमा होता है तो मनफी तब्दीलियाँ होती हैं, हम जाते हैं नफ्सियाती अमराज की तरफ, जहनी परेशानी की तरफ। और फिर जब खुशगवार तजर्बे होते हैं तो तब्दीलियाँ होती हैं, और फिर हम जाते हैं बेहतरी की तरफ। तो गुफ्तगू के ज़रिए इलाज क्या करते हैं, वो खुशगवार आपको जो आपके सदमे हैं उनसे मुकाबला करने में मदद करते हैं, ताकि जो दिमाग में मनफी तब्दीलियाँ हुई हुई हैं वो रिवर्स हो जाएं। और हमें रिसर्च ने दिखाया, MRI स्कैन्स बाकायदा हुए हैं कि जो लोग गुफ्तगू के ज़रिए इलाज करते हैं, जो लोग रूहानियत की तरफ ज़्यादा होते हैं, या जो लोग मेडिटेशन करते हैं, उनके दिमाग में कीमियाई तब्दीलियाँ होती हैं, और वो मस्बत सोच और जज्बात और वो सेहतमंदी की तरफ फिर चले जाते हैं। तो इसका ये मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता जो दिमाग में आपकी मनफी तब्दीलियाँ हुई हैं उनको रिवर्स करें गुफ्तगू के जरिए, इलाज के जरिए। अच्छा ताहा, एक और चीज़, आप दवाइयाँ भी ले रहे हैं, आप काउंसलिंग भी करवा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपके घर का माहौल बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपने जी दवाइयाँ भी खा ली हैं, आपने लोगों से बात भी कर ली है, लेकिन उसके बाद जो घर में वही चीखम पुकार, वही चिलम चाटी मची हुई है, वो चीज़ फिर वहीं रहेगी। वो तो बुनियाद है ना, अगर वो उसको चेंज करना पड़ेगा, उसको चेंज करना सबसे इम्पोर्टेंट वही है कि जो बेसिकली आपकी रूट कॉज है, आपने उसको ज़रूर ठीक करना है, लेकिन उसकी वजह से जो नुकसान हो गया है उसका अजाला करने के लिए आप बेसिकली गुफ्तगू करें और मेडिसिन का इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच। ताहा आप साथ मौजूद थे, इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मसला किसी के साथ भी हो सकता है, बज़ाहिर नज़र ना भी आए तो भी मसला हो सकता है। तो हम सब की जिम्मेदारी है आस पास अपने प्यारों पर नज़र रखें, जहाँ पर लगे कि कोई मसला है तो उसको सुलझाने के लिए अपना किरदार ज़रूर अदा करें। और एक जो प्रोफेशनल शख्स होता है वही डिटर्मिन करता है कि मसला क्या है, और वही पे हेल्प करता है कि इस मसले से आपने निकलना कैसे है। ज़बरदस्त जनाब, अपने प्यारों पे नज़र रखें और साथ ही साथ अपने ऊपर नज़र रखें कि आपने मास्क लगाया है कि नहीं। आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ और इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को। सैटरडे संडे आप क्या कर सकते हैं ये बताएंगे शुएब। बेस्ट ऑफ नया दिन देखें, एंजॉय योर हैप्पी छुट्टी, अल्लाह हाफिज़।